नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में। पावर ग्रिड में अभी आपको पता है एक वैकेंसी आई है, पीजीसीआईएल पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से है और उसमें आपने नोटिफिकेशन देख लिया है, फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा, तो आपने वो सब कर दिया। उसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करने वाले हैं। देखिए, आपकी पोस्ट का नाम है जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी। ये आईटीआई वालों की पोस्ट होती है और इलेक्ट्रिशियन केवल एक ही पोस्ट आती है, आपको पता है। तो ये इलेक्ट्रिकल का पेपर है और मेरे पास ये पेपर कब का है, 2018 का है, 4/11/2018 का है। इसका टेक्निकल का जो पार्ट है वो वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल पर सॉल्यूशन हो चुका है। तो आप सर्च कर लीजिए पीजीसीआईएल या पावर ग्रिड प्रीवियस पेपर बाय वीके नॉलेज, तो आपको टेक्निकल पार्ट मिल जाएगा। और आज के इस पार्ट में हम नॉन टेक्निकल पार्ट का सॉल्यूशन करने वाले हैं, क्योंकि इसमें 170 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 100 आपके 20 क्वेश्चन होते हैं टेक्निकल के, 50 क्वेश्चन होते हैं नॉन टेक के। तो आज हम नॉन टेक के जितने क्वेश्चन हो पाएंगे उतने का सॉल्यूशन करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आईटीआई बेस्ड नॉन टेक की तैयारी के लिए, और टेक्निकल पार्ट की तैयारी के लिए आप वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पुराने पेपर देखने के लिए हमारी प्रीवियस ईयर की प्लेलिस्ट में जाइए। ये हमारे पीजीसीआईएल का पार्ट 1 है, जिसमें हमने पूरा डिटेल से आपको एक दिया है कि क्या होने वाला है, तो वो हमने रेफरेंस यहाँ दे दिया है। ये पेपर हुआ था 4/11/2018 को 9 से 11 बजे वाली शिफ्ट में हुआ था, और ये इसका पोस्ट का नाम है। और ये सेंटर आया था वो अलग बात है, बच्चे की आईडी और नाम है जो हमने हाइड कर दिए क्योंकि पर्सनल डिटेल में आता है। ये रहा आपके डिसिप्लिन वाला पार्ट, जिसमें टेक्निकल के 120 क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन शुरू होते हैं। ये पेपर पूरा सॉल्यूशन हो चुका है, यानी कि टेक्निकल का आपके पार्ट वीके नॉलेज पर सॉल्यूशन हो चुका है। अब आपसे रिक्वेस्ट है, नॉन टेक पार्ट की तैयारी के लिए आप इस चैनल के पुराने वीडियोज देखिए। साथ ही क्या करना है आपको, हमने एक 50 आपके जो पीजीसीआईएल के क्वेश्चन आएंगे ना, आपकी इंग्लिश आएगी, मैथ आएगा, जीके आएगी, रीजनिंग आएगी, तो हमने उन्हीं 4 पर क्वेश्चन बनाए हैं, यानी कि पूरी पीडीएफ बनाई है, जिसमें 750 क्वेश्चन है। आप ये पीडीएफ हमसे ले सकते हैं। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ आपको मैसेज करना है और पीडीएफ आपको मिल जाएगी नाम मात्र के शुल्क में। तो ये आपके 120 क्वेश्चन है, इसका भी आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। ये रही आपकी कितने हो गई, तो यहाँ हो गई आपकी 20 क्वेश्चन, यहाँ हो जाते हैं। डिसिप्लिन ऐसे ऐसे चेंज हो रहे हैं, तो ये 111 और 116 और ये आपकी 120 क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गई। अब यहाँ से शुरू होता है आपकी नॉन टेक का पार्ट, जिसमें इंग्लिश दे रखी है और इंग्लिश के क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं। ये रहा आपकी पहला पैराग्राफ। इंग्लिश में बहुत अच्छा हुआ था 2018 में, यानी कि पेपर में पैराग्राफ दिए थे और उसमें से क्वेश्चन पूछे। तो ये आपकी पैराग्राफ है और क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि इन द ईयर ऑफ 2005 what was the count of Asiatic loins in the प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ गिर फॉरेस्ट, यानी कि गिर फॉरेस्ट में 2005 में कितने एशियाटिक शेरों को आपकी गिना गया। तो यहाँ आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है और इसमें ये रहा लिखा हुआ, आपके 359 आपके इंडिविजुअल 2005 में प्रोटेक्ट किए गए थे। तो ऑप्शन दे रखा है, आप कर पाएंगे। ये रहा, ऐसे क्वेश्चन तो हर कोई कर देता है, पैराग्राफ से आपको देखना है और करना था। फिर से पैराग्राफ दिया और नीचे क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर 2, कि वाई द एशियाटिक लोइंस ऑन द रेड लिस्ट, यानी कि लाल डाटा पुस्तक आती है ना, आपने पढ़ी होगी शायद, साइंस में पढ़ाते हैं। एशियाटिक लोइंस ऑन द रेड लिस्ट ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि IUCN की रेड डाटा बुक में एशियाटिक लोइंस को क्यों शामिल किया गया है। तो एशिया रेड डाटा पुस्तक में तभी शामिल किया जाता है जब आपकी उनकी संख्या बहुत कम हो जाए, यानी कि पॉपुलेशन कम हो जाए, या फिर ऐसा हो कि कुछ सालों के बाद ये पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। तो इसमें लिखा हुआ है, शायद ये रहा आपकी, IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पेशल ऑफ अराउंड द साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड द एशियाटिक सर्विंग द आपकी वन सब पॉपुलेशन, यानी कि छोटी अब प्रजाति बच गई है। और ऐसा करके ये ऑप्शन दे रखा है, दे आर सर्वाइविंग इन द वन सब पॉपुलेशन, यानी कि एक छोटी सब पॉपुलेशन में अब सर्वाइव कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन भी इसी पैराग्राफ से पूछा, ये रहा पैराग्राफ। तो आपकी ये रहा पैराग्राफ, आप पढ़ लीजिए और क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाय रीडिंग द अबाउ पैसेज इट कैन बी सेड दैट दिस इज,
एन आर्टिकल ऑफ सर्वाइवल ऑफ एशियाटिक लॉयन, यानी कि आपको ये पैराग्राफ पढ़ के बताना है कि ये पैराग्राफ किस टॉपिक पे है। तो ये ज़्यादातर आपके जो एशियाटिक लॉयंस कम हो रहे हैं इस पर बनाया गया है कि एशियाटिक लॉयंस है उनकी संख्या घट रही है तो उनको कैसे बचाना चाहिए, ऐसे करके उनके बारे में डिटेल दी गई है। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 करना था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं, यानी कि कंपटीशन भी आप कह सकते हैं ये क्वेश्चन डिसाइड नहीं करेंगे। कंपटीशन वही क्वेश्चन डिसाइड करता है जो खतरनाक क्वेश्चन होता है, जो हर बच्चे का गलत हो एक आधे का सही हो। इन द विच डिस्ट्रिक्ट वाज द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ एशियाटिक लॉयंस वार हाईएस्ट। तो ये अमरेली पैराग्राफ में आप देखकर कर पाएंगे, ऐसे क्वेश्चन को समझाने की आवश्यकता भी नहीं है। आगे देखिए फिर पैराग्राफ का क्वेश्चन। तो इंग्लिश में हर कोई बच्चा अच्छे मार्क्स ला सकता था उस टाइम, इस बार भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर आंसर पर जाएंगे। ये कह रहा है इट कैन बी इनफेरेंट फ्रॉम द पैसेज दैट। तो आपको पैसेज से ही क्वेश्चन पूछा है। तो ये आपकी 4 ऑप्शन है और ऑप्शन दे रखा है बिफोर द 20th सेंचुरी एशियाटिक लॉयन वर स्प्रेड इन द मेनी पार्ट ऑफ एशिया, यानी कि एशिया के अलग अलग पार्ट में 20वीं सदी से पहले एशियाटिक लॉयन पाए जाते थे। तो ये आपको क्वेश्चन में देखना है 19वीं शताब्दी है, 20वीं है, 2000 है, क्या लिखा है तो आप देखकर पढ़ पाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं जिनको समझाने की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि चूज द ऑप्शन दैट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब देखिए ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन आ गया। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल ऐप पर जाइए, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। जनरल इंग्लिश का एक हमने कोर्स लॉन्च कर रखा है जिसमें एकदम बेसिक से आपको इंग्लिश सिखाई है जो आपकी ITA बेस एग्जाम में आती है। DRDO में सारे क्वेश्चन इंग्लिश के पार्ट से आए थे। यदि किसी ने इंग्लिश का क्वेश्चन कोर्स ज्वाइन किया था, मात्र छोटी सी अमाउंट है उसकी, पे करके आप पढ़ सकेंगे। और इंग्लिश का जिसने ज्वाइन किया था उसके बहुत अच्छे मार्क्स बने थे। सारे टॉपिक करवा रखे हैं, आप जाकर एक बार पढ़ सकते हैं, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। साथ में नॉन टेक PDF के लिए आप मैसेज कर सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल होते हैं, मैंने सारे रूल वहां करवाए हैं। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है ही सेड टू हर। जब भी सेड टू हर आ जाए और क्वेश्चन आपके अंदर वाला जो होता है ना, यानी कि ब्रैकेट के जो अंदर वाला होता है वो यदि WH वर्ड से शुरू हो तो यहाँ आपकी आस्क्ड हो जाता है। तो चारों में आस्क्ड दे रखा है, सी ही आस्क्ड हर, यानी कि बाहर कोई चेंज नहीं करना है, चारों सेम है। फिर इन्वर्टेड कोमा हट जाती है, सबने हटा दी, और जो WH वर्ड होता है वो सेम रहता है, तो WH वर्ड सबने सेम रखा है। अब देखिए ये है आपकी यू, और यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, बाहर वाले के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो बाहर वाले ऑब्जेक्ट यू है आपके फर्स्ट फॉर्म, और इस हर का फर्स्ट फॉर्म होता है सी हर आपको पता है होते हैं ना, तो इसीलिए इन्होंने किया है YC, सब ने एक जैसा किया है। अब देखिए इजवाज की प्रॉब्लम है। तो देखिए यहाँ दे रखा है आर लुकिंग, यू पहला चला गया, वो मैंने एकदम जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस था उसे एफर्मेटिव मन में बना लेना है। अब देखिए आर लुकिंग है, तो आर लुकिंग को जब ये प्रेजेंट कंटिन्यूज का है इसे इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो हो जाता है पास्ट कंटिन्यूज, और पास्ट कंटिन्यूज में आता है वाज लुकिंग। तो ये तो या ये आएगा, तो ये तो आएगा नहीं क्योंकि इसमें लुकिंग गायब कर दिया, और इसमें ये डायरेक्ट दे रखा है वाज लुकिंग, सो सेड का सो सेड कर दिया। तो ये आपके आंसर होने वाला है। सी ही आस्क्ड हर व्हाई शी वाज लुकिंग सो सैड। इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन आपके सामने है और आंसर में छोटा सा ऑप्शन चेंज किया था, हर कोई कर पाएगा। सिनोनिम एंटोनिम हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, पढ़ लीजिए। विट्टल का आपके सिनोनिम पूछा है, तो विट्टल का होता है आपकी इम्पोर्टेंट, ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। नॉर्मल, अब नॉर्मल, सेटिस्फैक्टरी, क्विक, इनके आप क्विक का आप स्लोली कर सकते हैं। तो इसे करके आप एंटोनिम सिनोनिम पढ़ लीजिए, बहुत काम आएगा। इसमें आपकी ग्रामेटिकल एरर पूछा है, तो एरर में देखिए क्या दे रखा है इसमें। आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ग्रामेटिकल एरर के, मैंने कंप्लीट आपको करवा रखे हैं, ऐप पर आप जाकर कोर्स ले सकते हैं। टैगोर गीतांजलि इज ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स। तो यहाँ इन्होंने इज ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स और टैगोर गीतांजलि ऑप्शन दिया है। तो आई थिंक टैगोर गीतांजलि इन्होंने गलत किया है। इस क्वेश्चन का कोई लॉजिक तो पता नहीं है मुझे, क्योंकि या तो गलती होती है हेल्पिंग वर्ब में या होती है आपके मेन वर्ब में। तो यहाँ आपकी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब तो सही दे रखी है,
इन्होंने टैगोर गीतांजलि कर दिया है। सब्जेक्ट में पता नहीं क्या गलती इन्होंने निकाली है, या तो टैगोर की स्पेलिंग में जो गलती है वो इन्होंने सही गलत निकाला होगा, क्योंकि टैगोर की स्पेलिंग आप देखेंगे तो कैसे लिखी जाती है वो भी आप एक बार पढ़ लीजिए। टैगोर होता है डबल, जो आपकी ओ टे के ऊपर मात्रा होती है उनके अकॉर्डिंग इन्होंने किया होगा। चूज द ऑप्शन दैट इज द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। इसका जो मतलब होता है ना, यानी कि मैंने आपको बहुत सारे ऐप में करवाए हैं वो आईडीएम, तो ये आईडीएम से क्वेश्चन आया है। आईडीएम से क्या क्वेश्चन कह रहा है, यू कांट गो आउट, आप बाहर नहीं जा सकते, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, यानी कि बाहर रेनिंग यानी कि बरसात हो रही है, कैट्स एंड डॉग, जब भी ये आ जाए ना रेनिंग कैट्स एंड डॉग, इसका मतलब होता है बहुत खतरनाक बारिश हो रही है। रेनिंग हाई आपकी हेवीली, भारी बरसात हो रही है, इसका मतलब यही होता है। सिनोनियम का क्वेश्चन फिर से पूछा, इंटरनल का सिनोनियम पूछा है, तो इंटरनल का यदि ऑपोजिट पूछे तो आपकी एक्सटर्नल होता है, और इंटरनल का सिनोनियम पूछा है तो ये होगा आपकी एवर लास्टिंग, इसका सिनोनियम होता है। फिर आगे है कि चूज द ऑप्शन दैट इज द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनियम पूछ लिया आपकी हार्मनी का, हार्मनी का होता है इम्बैलेंस, इम्बैलेंस, तो ये आप ध्यान रख लीजिए किसका क्या एंटोनियम होता है और क्या सिनोनियम होता है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक तो है नहीं कि आपको बता दें। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, इसमें आपको सही भरना है। तो देखिए एक ट्रिक बताऊं, ये द दे रखा है ब्रैकेट से पहले, और द के बाद आती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री में लास्ट में लगा होता है ईएसटी, ईएसटी, तो ये आपकी देखिए पढ़िए इसे, दिस इज द न्यूज फ्रॉम द सीन ऑफ एक्सीडेंट, आपकी लेटेस्ट न्यूज फ्रॉम द एक्सीडेंट सीन से आई है तो लेटेस्ट कर देंगे। उसके बाद देखिए ग्रामेटिकल एरर पूछ लिया, 13वें क्वेश्चन में पूछा है चूज द ऑप्शन विच हैज एन ग्रामेटिकल एरर, तो आपकी स्क्रेली वाज द ब्रिस्टल ब्लो बिफोर द एथिलीट लेफ्ट फॉरवर्ड, तो इसमें सारी जो वर्ब्स की है, हेल्पिंग वर्ब्स की है, वो सारी एकदम सही लगा रखी है, लेकिन इन्होंने जो आपका सब्जेक्ट है ना द विस्टल ब्लो वो गलत दे रखा है, तो आप इसे पढ़िए विस्टल ब्लो सब्जेक्ट की, इसमें सब्जेक्टिव गलती इन्होंने की है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए एंटोनियम है, और एंटोनियम आपकी पूछा है अडेर का, तो ये होता है डिस्ग्रेड आपकी, और सपोर्ट का पूछ ले, एग्री का पूछ ले, तो एग्री का आपकी होता है आपकी डिक्लाइन कर देना, या डिक्लाइन ऐसे करके आता है ना आपके, तो ये भी आप कर सकते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो 2-4 आप एंटोनियम 2-4 सिनोनियम एक वर्ड के जरूर पढ़कर जाएं, वो आपको एग्जाम में पूछ सकता है। चूज द आपके ऑप्शन करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी कि फिर से इनडायरेक्ट पूछ लिया, अभिनव सेड, और मैंने आपको बताया कि जब भी सेड के बाद कुछ न हो तो सेड को चेंज नहीं करते, तो सेड को आपको चेंज नहीं करना है। अभिनव सेड आई एम गोइंग टू प्ले द ड्रम्स, और इसमें सेंटेंस सिंपल है, यानी कि कोई नेगेटिव नहीं, इंटेरोगेटिव नहीं है, तो आपकी क्या आएगा, यहाँ जो डॉट है उनकी जगह देट आ जाएगा। तो अभिनव सेड देट आई, ये आई है ना, ये इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्योंकि अभिनव कह रहा है मैं, तो सब्जेक्ट आई पहली फॉर्म है, अभिनव की पहली फॉर्म आएगी ही। पता है ना आपको, किसी नाम की ही सी करते हैं, लड़कों के लिए ही और लड़कियों के लिए सी यूज करते हैं। तो ये आपके आ गया अभिनव सेड दैट ही, अभिनव सेड दैट ही। अब देखिए आई एम गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूज है, इसे इनडायरेक्ट में पास्ट कंटिन्यूज में कन्वर्ट करते हैं तो आता है वाज गोइंग, लेकिन इसमें इज गोइंग कर दिया, इसमें विल गो कर दिया, और इसमें ही इज, इसमें क्या गलत किया है, ही इज प्लेइंग, तो इसमें क्या किया है, अभिनव सेड दैट ही इज कर दिया ना, तभी गलती हो गई। तो ये एक ही ऑप्शन बचा है, वाज प्ले टू द ड्रम्स, यानी कि आपको यहाँ देखना है, एक छोटी गलती आपको मिल जाएगी। ये देखिए आपके 15 क्वेश्चन हो गए हैं, अब शुरू होती है रीजनिंग पार्ट, और रीजनिंग में 15 से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, क्योंकि इनको क्या करना था, 4 सब्जेक्ट है, कौन कौन से, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ और जीके, इनके क्वेश्चन देने थे 50, तो इन्होंने दिए थे इंग्लिश के 15, रीजनिंग के शायद 17 दिए थे, इसके शायद 13 दिए थे, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन दिए थे जो मुझे याद नहीं है, या फिर इसके 10 दिए होंगे, ऐसे करके इन्होंने एडजस्ट किया था क्वेश्चन, इन्होंने एडजस्ट किए थे, रीजनिंग के ज़्यादा दिए थे, मैथ के थोड़े कम दिए थे, इंग्लिश के 15 दिए थे, ऐसे करके इन्होंने हैंडल कर लिया। ये हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन हो चुका था, अब क्वेश्चन है रीजनिंग के, तो रीजनिंग का पार्ट यहाँ से शुरू होता है, चलिए शुरू करते हैं। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने पेपर में,
इंट्रोडक्शन काफ़ी है, अब क्वेश्चन करेंगे। देखिए उस युग्म का चयन करें जो निम्नलिखित युग्म के समान हो। युग्म यानी कि जोड़ा होता है। अब देखिए जोड़ा सेलेक्ट करना है, ये होता है समानुपात का मतलब। इसी समानुपात नहीं बोले तो आप बराबर भी कर सकते हैं। अब देखिए पहले कह रहे हैं सांप, जैसे सांप का आपके फुंफारने से रिलेशन है, वैसे दो रिलेशन आपको यहाँ बताने हैं। तो देखिए मेंढक म्याऊं म्याऊं नहीं करता, ये बिल्ली का काम है। बिल्ली का बच्चा, यानी कि यहाँ आपको दे रखा है सांप और उसको जो आवाज है वो इसे दे रखी है। तो हमें उस जीव और उसकी आवाज को मैच करना है। पक्षी का काम उड़ना है, ये काम है, बोलना नहीं है। यहाँ आता आपके चिड़चिड़ाना, तब हम इसका आंसर कर सकते थे। गधा रेंगना, हाँ गधा जो है वो बोलता है, उसे रेंगना बोलते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपकी सही रहेगा। पक्षी जीव जंतु, उसकी आवाज को उसके साथ मैच करवाना था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक विशेष कोड में विंड WIND को लिखा है आपके UGLB। उसी कूट भाषा में सीजन को कैसे लिखेंगे? देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे लिखा गया है। विंड है, इसे एक कम किया है, ये लिखा हुआ है यू, तो यू वी छोड़ के एक पीछे लिखा है ना। देखिए डब्ल्यू है, डब्ल्यू से पहले आता है वी, उसे छोड़ के एक पहले वाला यू लिखा है। आई से पहले क्या आता है? तो आप कहेंगे एच आता है, एच को छोड़ के जी लिखा है, यानी कि पहले वाला एक छोड़ के एक लिख रहा है। कोई भी वर्ड है उससे पहले क्या आ रहा है उसे छोड़ दिया, और उससे जो पहले आ रहा है वो वाला लिखा है। वैसे ही डी से आपके लिखा है बी, यानी कि सी को छोड़ के लिखा है, तो समझ गए होंगे। तो हम वैसे ही सीजन का कर देंगे, हमें लिखना है सीजन। सीजन होता है ना, ऐसे लिख लीजिए सीजन को, और उससे पहले वाला छोड़ दीजिए एस। तो एस से पहले लिखते हैं आर, आर को छोड़ के हमें लिखना है क्यू, है ना। तो हमें एक वाला छोड़ना है। ई से पहले क्या आता है? तो आप कहेंगे डी, और डी से पहले वाला लिखेंगे सी। तो सब में ऑप्शन में यही दे रखा है। ए से पहले क्या आता है? तो आप कहेंगे ए से तो पहले कुछ आता ही नहीं है, ए से पहले आता है जेड, हमें जेड छोड़ के वाई लिखना है। अब देखिए जो जेड वाला ऑप्शन है वो कट गया, अब वो पी वाई वाली अब ऑप्शन बचे हैं। वाई वाले कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है जिसमें वाई है। अब देखिए उसके बाद आता है एस, एस से पहले क्या लिखेंगे? यहाँ जो लिखा है वही लिख देंगे क्यू। तो हमारी क्यू कहाँ मिल रहा है? तो आप कहेंगे वाई के बाद क्यू सब जगह मिल रहा है ना। वाई के बाद क्यू इन दो में मिल रहा है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन आपके सामने बचे हैं। उसके बाद ओ कर दीजिए, ओ का आप कहेंगे क्या होगा? तो आप कहेंगे ओ से पहले आता है आपके जो एन होता है वो आता है, और एन से पहले वाला लिखना है एम, और एल सब में कॉमन दे रखा है। तो ये देखिए आपके आंसर हो गया। यानी कि आप छोटे मोटे वर्ड की पहचान करके हम कर सकते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके बहुत होते हैं, आपको अपने बेटर तरीके से सॉल्व करना है। फिर देखिए तीसरा कितना खतरनाक अच्छा क्वेश्चन आया है। उस जोड़े का चयन करें जो निम्नलिखित युग्म के समान हो। जैसे 15 और 256 एक दूसरे से समान में है, वैसे ही आपको एक जोड़ा सिलेक्ट करना है। तो मैं पहले बता दूं 15 है और 256 का वैसे तो आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन 15 है और 15 के बाद आता है 16, तो 15 और 16 का संबंध है। और ये जो 256 है ना वो 16 का वर्ग है। तो 16 का वर्ग होता है 200 आपके 56, यानी कि इसने लिखा है 15 और 16 का वर्ग। 15 और 16 का वर्ग यानी कि एक संख्या उसके बाद में जो आती है संख्या उसका वर्ग। वैसे देखिए 20 यहाँ ना आपकी 21 का वर्ग लिखा होता तब हम सही मान लेते। क्यों? क्योंकि 20 के बाद वाली संख्या का वर्ग होना चाहिए था, जैसे 15 के बाद वाली का है। फिर 10,000, इसने 10 और 1000 लिख दिया, लेकिन 10 के बाद इसने यदि 121 लिखा होता ना तब इसका आंसर ये बनता, क्योंकि 10 के बाद 11 का वर्ग। वैसे ये वाला सही है। 29 लिखा है और अगली संख्या में लिखा है इसने 29 का वर्ग, 29 की अगली संख्या का वर्ग यानी कि 30 का वर्ग, और 30 का वर्ग कितना होता है? आप कहेंगे 900। तो ये इसने एकदम सही लिखा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। फिर देखिए चौथा क्वेश्चन, इसने फोर्थ क्वेश्चन लगाया मुरली का स्थान 40 छात्रों की एक पंक्ति में राइट छोर से 14वां नंबर है। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक लड़के बैठे हैं, उसमें मुरली है ना इधर से 14वें नंबर पर बैठा है, ये है आपका 14वां नंबर, यहाँ बैठा है मुरली इधर से। फिर बाई छोर से उसका स्थान कौन सा होगा? अब यहाँ से पूछना है। अब देखिए 40 बच्चे बैठे हैं,
पूरे कितने बच्चे हैं, तो आप कहेंगे 40। इसने यहाँ देखिए दे रखा है 40 छात्र है, उसमें से यहाँ से काउंटिंग शुरू हुई। ये 1 नंबर बच्चा है, ये मुरली है वो 14 नंबर है, इधर वाला बच्चा वो 40 नंबर है। अब इधर से मान लीजिए आप करेंगे गिनना, तो क्या आएगा, इधर कितने बच्चे हैं 13, यानी कि 40 में से आप 13 माइनस कर दीजिए तो आपके जो 27 बच्चे आएंगे वो मुरली की रैंक 27 आनी है। क्यों आनी है, क्योंकि यहाँ 13 बच्चे हैं। 14वीं इसकी रैंक है, यानी कि इससे पहले कितने बच्चे हैं, 13 बच्चे हैं, और इसके बाद में कितने बच्चे हैं, तो 14वीं इसकी रैंक हो गई, यानी कि इसके बाद कितने बच्चे बचे, तो आप कहेंगे उसके बाद जो 26 बच्चे बचेंगे ये 26 होंगे, और ये मुरली 27वां होगा, और इधर 13 जोड़ेंगे तो आपके पूरे 40 बच्चे हो जाएंगे। ऐसे आप आंसर कर लीजिए कि बहुत अच्छे रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे 2018 के पेपर में, और रीजनिंग का बस यही पार्ट रहता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। संकेतों और संख्याओं में अंतर परिवर्तन के निम्नलिखित 4 विकल्प दिए गए समीकरण को सही करेगा। यहाँ आपको चिन्ह को है ना, ये जो चिन्ह दे रखे हैं इनको चेंज करके आंसर लाना है। 25 भाग 25, फिर आपके दे रखा है +6 - 5 बराबर 2, यानी कि हमें उत्तर 2 लाना है कैसे भी करके। तो देखिए हम ना इसे करते हैं, पहले प्लस को भाग में चेंज कर देते हैं, सब ट्राई करेंगे। तो प्लस वाला जो निशान है वहाँ भाग करेंगे, तो प्लस का निशान यहाँ है और इसे हम भाग में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या बनेगा, 25 में से 25 का भाग चला गया 1, यहाँ हो गया 1, फिर इसमें 1 का भाग जाएगा 6 में, तो 1/6 -5 बराबर आपको 2 करना है, कर देंगे क्या आप, तो आप कहेंगे हो जाएगा हमारी 6 और 1 - 30, तो इससे ज़्यादा चला जाएगा, तो ये नहीं होगा। अब देखिए तीसरा ऑप्शन रखते हैं, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट आंसर दे रखा है, तो हम कहेंगे 25 भाग 25, 25 भाग 25 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो हम कहेंगे 1 आएगा। तो यहाँ तो सीधा मैं 1 लिख देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, 1। प्लस वाले निशान, प्लस को और माइनस को आपस में चेंज करना है, तो प्लस की जगह माइनस लिखेंगे और माइनस की जगह हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। तो ये रहा +6, इसकी जगह लिखूंगा -6, और -5 की जगह लिखूंगा +5। अब देखिए बराबर 2 हो रहा है क्या, तो हम कहेंगे देखिए क्या होगा, प्लस के 6 और प्लस के 6 यानी कि 0, और 5 और 6 को भी इसने कहा है आपस में चेंज कर दो। देखिए अब फिर से क्या करना है, मैं समझा रहा हूँ आपको। ये 25 और 25 तो भाग हो कि आपका हो गया 1, फिर -6 +6 लिखा हुआ है, इसकी जगह लिखना है -5, क्योंकि इनको भी इंटरचेंज करना है, और जो आपका माइनस का 5 लिखा है उसकी जगह लिखना है प्लस का 6। अब देखिए क्या होता है, 6 और 1 हो जाता है 7, 7 में से आपको 5 माइनस करना है, यानी कि 2 आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन आपकी राइट होगा। आपको चारों ऑप्शन से ट्राई करके आंसर ले आना है, आप कर पाएंगे। वेन डायग्राम का चित्र यानी कि क्वेश्चन यूट्यूब पर किसी ने आज तक आपको नहीं करवाया। मैंने डीआरडीओ की जब क्लासेज लगाई थी तब हर क्लास में 3 से 4 वेन डायग्राम के क्वेश्चन डाले थे। मैंने कहा था आईटीआई बेस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो डीआरडीओ ने भी वेन डायग्राम के एक क्वेश्चन पूछा था, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछ रहा था, और ये देखिए पीजीसीआईएल में भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन पूछा है। तो आप मेरी पुरानी क्लासेज को भी देखिए, पुरानी क्लास में मैंने रीजनिंग एकदम बेसिक से शुरू करवाई थी, और मेरी जो डीआरडीओ की क्लासेज वाली जो है ना, डीआरडीओ की नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें सभी नॉन टेक का निचोड़ मैंने करवा रखा है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले वो वाली जरूर देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आपके बाघ, हाथी और जानवरों को सही संकेत करता है। अब देखिए बाघ, हाथी और जानवर, तो देखिए एक जानवरों की कैटेगरी होती है जिसमें बाघ भी आते हैं और हाथी भी आते हैं, ऐसा होता है ना। या फिर ऐसा है कि मान लीजिए 3 जानवरों के नाम देते, बाघ, हाथी और एक आपके नाम देता कुत्ता, तो यह तो जानवर, ये 3 अलग अलग है। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये बाघ, हाथी और कुत्ता ये तीनों इंटरकनेक्टेड जानवर हैं, यानी कि जानवर तो है लेकिन एक दूसरे से कनेक्ट है, तो इनके 3 अलग अलग गोले बन जाते। या कहते हैं कि बाघ, हाथी और चिड़िया, तब अलग अलग गोले बनते क्योंकि अलग अलग है, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ 3 ऐसे नाम दिए हैं जो एक दूसरे से संबंधित है। एक तो बाघ है, ये अपना अलग होता है, हाथी अलग होता है, और जानवर होते हैं, ये जानवरों का ग्रुप के अंदर ही बाघ और हाथी आते हैं। बाघ और हाथी जो है वो जानवरों की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ऐसा ये रहा ऑप्शन दे रखा है, ऐसा मैंने आपको करवाया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप पुरानी क्लासेस देखिए, वेन डायग्राम आप सीख जाएंगे। फिर देखिए क्वेश्चन, श्रृंखला इसको में 11वीं संख्या क्या होगी। तो 11वीं संख्या निकालनी है ना, तो 3, 6, 12 और 24,
इनके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। पहले तो आप देखिए, इसे कहते हैं A1, इसे कहते हैं A2, इसे कहते हैं A3 और ऐसे करके चलता रहता है। आपको निकालना होता है डी यानी कि इनका बीच का डिफरेंस। डिफरेंस निकालने के लिए आपको A2 में से A1 घटाना है, तो 6 में से 3 घटाएंगे 3, वैसे ही 12 में से 6 घटा लीजिए तो आप कहेंगे 6। फिर ऐसे करके इनका जो चल रहा है वो आपको ध्यान रखना है। उससे आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन उस फॉर्मूले की एक शर्त है कि इसमें जो डी है ना वो कॉमन होना चाहिए, लेकिन यहाँ डी कॉमन नहीं है। यहाँ देखिए, पहले 3 का अंतर है, फिर 6 का अंतर है, फिर आपके 12 का अंतर है, फिर आपकी 24 का अंतर होगा, इसी करके अंतर दुगना हो रहा है। तो हम कहेंगे चलो ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा, तब हम अपने तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए, जब आपका 24 हो गया तो 24 का क्या होगा, 48 होगा, 48 का क्या होगा, ऐसे करके हम अपनी संख्या निकाल सकते हैं। और 11वीं संख्या जो आएगी वो ऐसे आएगी 3072। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। बस छोटे से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्न में यदि नीचे दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग जितनी बार चाहे उतनी बार किया जा सकता है, तब भी दिए गए विकल्पों में से किसका निर्माण नहीं होगा। अब ये आपको दे रखा है एक पॉपुलेशन वर्ड दे रखा है और कहा इसको बार बार यूज कर दो और एक वर्ड बनाओ, कौन सा नहीं बनेगा। अब देखिए, लोशन दे रखा है, लोशन बन जाएगा एल येरा, ओ येरा आपकी TION ये रही, यानी कि लोशन वर्ड हमारी बन जाएगा। ट्यूशन नहीं बनेगा क्या, ट्यूशन भी बन जाएगा। कैसे बनेगा, टी येरा, यू येरा, TION पीछे वाला है तो ये बन जाएगा, ट्यूशन भी बन जाएगा। उसके बाद कौन सा वर्ड नहीं बनेगा, आपके नेशन का देखिए एन येरा, ए येरा, फिर TION पीछे वाला है, इसे बार बार यूज करना है। एन को आप कितनी बार भी यूज कर सकते हैं। एक्शन में देखिए, इसमें ए तो ये रहा, सी नहीं है, तो ये वाला वर्ड आपकी नहीं बनेगा। इसने पूछा है कौन सा नहीं बनेगा, ये वाला वर्ड नहीं बनेगा। पॉपुलेशन में सी नहीं आता तो ये वाला वर्ड नहीं बनेगा। देखिए, आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन मैंने सारणी वाले बहुत करवाए हैं। आप DRDO की रीजनिंग की क्लासेस देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। अब देखिए, इसमें क्या किया है, दो तरीके से कर सकते हैं। या तो इनको आपस में जोड़ के आपको इसे निकालना है, इन तीनों को जोड़ घटा के ऐसे करना है, इन तीनों को जोड़ घटा गुणा भाग के करके ये वाला निकालना है। या फिर एक तरीका होता है, वो तरीका बेस्ट होता है, उसमें ही आंसर ज़्यादातर मिल जाता है। और वो तरीका है इन दोनों को कुछ भी करके ये कर दो, इन दोनों को कुछ भी करके ये कर दो, इन दोनों को कुछ भी करके ये कर दो, तो हम यही करेंगे। अब देखिए, यहाँ जो भी दिख रहा है वो हमें वर्ग दिख रहा है। ये आपकी 144 12 का होता है, ये आपके 16 का है, ये हम मान लेते हैं 1 का है। तो ये भी देखिए 8 का है, 10 का है, ये 12 का है। फिर ये देखिए 5 का है, 13 का है और ये 1 का है। फिर देखिए 9 का है, ये आपके 14 का है, ये 16 का है। तो आप कहेंगे कि हाँ वर्ग तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ देखिए इस लाइन में कोई भी वर्ग नहीं है ना। तो ये आपका कॉन्सेप्ट तो यहाँ फेल होता दिख रहा है। फिर देखिए क्या किया इसने, मैं अब आपको बता देता हूँ। 64 है, इसमें से आप कुछ देखिए 8, 10 और 12, यानी कि इसकी लाइन चल रही है, चलो ऐसे चला देते हैं। फिर देखिए इसमें देखिए 5 और 13, और अब 1 कैसे आएगा वो आपको समझ नहीं आ रहा है। अब देखिए इसमें ये कितने का है, 8 का है, ये देखिए कितने का है, 5 का है, और ये कितने का है, 9 का है। इन आप तीनों को जोड़िए तो आप कहेंगे 8 5 13, 13 9 आते हैं आपके 22, तो इसने 22 लिखा है। यही तरीका आपके चलेगा, है ना। तो ये तरीका आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं। 10 यानी कि आपके 10 का वर्ग है, फिर आपके 13 का है, फिर आपके 14 का है, और आप जोड़ेंगे 27 और 10 37, तो इसने लिखा है 37। ये रहा आपके लिखा हुआ, यानी कि इसको आपस में इनके जो है ना किसके वर्ग है वो लिख के जोड़ रहा है। ये देखिए आपके 12 का है, ये आपके 1 का है, ये आपके 15 का है ना। तो आप लिखेंगे 13 15 आपके कितने होते हैं, ये आपके 16 का है क्या, हाँ 16 का। तो फिर आपके 7 और 2 9, और ये आपके 29 हो जाएंगे। फिर से एक बार कर लीजिए, देखिए ये 12 का है, ये आपके 1 का है, और ये है आपके 16 का। तो अब देखिए इसे कितने लिखेंगे आप, 27 लिख देंगे या 29 लिखेंगे, तो ये आपके रहे 29।
पहले मैंने ये एक यहाँ कर दिया था तो वो गलती हो गई। ये रहा 29 आपके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ये तरीका है, आप कर सकते हैं। मैंने तरीका बता दिया, कैलकुलेशन आपके हाथों में होती है और कैलकुलेशन में मिस्टेक होना कोई बड़ी बात नहीं है। गलतियाँ छोटी मोटी होती रहती है, लेकिन तरीका आपके सामने, रफ कॉपी ले लीजिए और उसमें आप अच्छे से कर सकते हैं। आगे देखिए, आपको एक ओड वर्ड है ना वो फाइंड करना। ओड क्या होता है? ओड यानी कि विषम। हिंदी में बताऊं तो एक विषम वर्ड छांटिए, यानी कि 4 ऑप्शन है, उनमें से एक अलग कौन सा है। मान लीजिए आपको ऑप्शन देता है सेव, केला, आम, और एक ऑप्शन देता है आलू। तो आलू अलग है क्योंकि वो 3 फ्रूट है, ये आपकी सब्जी है, वेजिटेबल है, तो ये आपको देखना है। येन, रियाल और डॉलर ये आपकी तीनों ही करेंसी है, लेकिन ओस्लो आपकी करेंसी नहीं है, तो ये आपकी अलग वर्ड हो गया। फिर देखिए आगे क्वेश्चन है, इसको आपको सोल्व करना है। निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, इस पर अलग से क्लास लगाएंगे। अभी मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। निष्कर्ष वाले क्वेश्चन पर एक क्लास होनी चाहिए जिससे आपको समझ आ जाए। निम्नलिखित कथनों को सत्य माने भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न है। निर्णय ले कौन सा तथ्य निष्कर्ष के तौर पर आपका अनुपालन करता है। सभी नौकाएं कप है, कोई भी कप फूल नहीं है। निष्कर्ष निकला है कुछ नौकाएं फूल है और कुछ नौकाएं कप है। तो आपके पहले वाला ही ऑप्शन लग रहा है मुझे कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुपालना करता है, तो ये वाला आपके आंसर रहेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम ओड वर्ड आपको फिर से छांटना है। अभिनेता, डायरेक्टर, एक्टर हो गया, डायरेक्टर हो गया, और ये सिनेमा हो गया। विद्यालय यानी कि स्कूल अलग होती है, ये तीनों मूवी से रिलेटेड है, और ये आपकी एक अलग है। लुप्त पद फिर से छांटना आ गया है, तो हम छांट देंगे। देखिए इसने दे रखा है ई, एफ और जी, है ना। आई, जे, यानी कि जे वाला वर्ड यहाँ आना चाहिए, और के, फिर आपकी एल, एम, एन ऐसे दे रखा है, तो इंग्लिश वाले लेटर से तो हमने छांट दिया जे, लेकिन चारों में ऑप्शन में जे है। अब देखिए अब क्या करना है, चारों में जे है, इसका मतलब हमें इंग्लिश से लेना देना नहीं है, हमें मैथ वाला देखना है। 5 फिर 35 किया और फिर 7 किया, तो देखिए इसने क्या किया, 5 और 7 की गुणा करके बीच वाला लिखा है। 9 और 10 की हम गुणा करेंगे 90 आ जाएगा, और जे हमें लगाना है, 90 जे आएगा। वैसे 12 और 15 की गुणा करके इसने लिखा है 180, तो ये देखिए 90 जी, ये रहा आंसर। कर देंगे ना, ये क्वेश्चन अच्छा था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आई तो बच्चे का सिलेक्शन भी आसान हो जाए और कंपटीशन भी अच्छा हो, क्योंकि क्वेश्चन कोई एकदम छोटा लेवल का नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर कोई नहीं कर पाएगा। वह संख्या ज्ञात करें जिसे स्वयं से 14 बार जोड़ा जाए, तो आपकी 225 आता है। यानी कि 15 को आप स्वयं से 14 बार जोड़ेंगे तो ये आपके 225 बार आएगा। तो ये आपको करना है, यानी कि स्वयं से जोड़ना है, स्वयं से 14 बार जोड़ने पर। तो पहले एक बार 15 है, फिर आपको 14 बार और जोड़ना है, यानी कि 15 हो जाएगा टोटल। तो ये आपके ऐसे करके इसने लिखा है। अब देखिए आगे क्वेश्चन है रीजनिंग का 15वां क्वेश्चन, कि निम्नलिखित संख्याओं को ध्यानपूर्वक पढ़े और इसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। पहला है m प्लस n का अर्थ है m n का पुत्र है। m है ना, ये n का पुत्र है, यानी कि n बाप हुआ n, फिर ये हो गया m। फिर है n माइनस का मतलब है n है ना, m है ना n की पत्नी है, और गुणा का मतलब है कि m n का भाई है, और x प्लस जेड वाई माइनस जेड का अर्थ क्या होगा। अब देखिए अलग इसने क्वेश्चन पूछ लिया x प्लस, तो x प्लस का मतलब है x है ना y का आपकी पुत्र है, x है वो y का पुत्र है, और माइनस z, माइनस का मतलब होता है कि y है ना वो z की पत्नी है, y है ना z की पत्नी है, तो z हो गई आपके पिता, ये हो गई पत्नी, और ये हो गया इसका पुत्र। तो इससे होगा कि z है ना x का पिता होगा, ये रहा z x का हो गया पिता होगा। ऐसे करके आप समीकरण बना सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन दे रखा है, ऐसे क्वेश्चन भी मैंने बहुत करवाए हैं, कि पुनीता अपने कार्यालय से पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करती है। उत्तर दक्षिण बना लीजिए, ये रहा पश्चिम, ये रहा आपके पूर्व, ये रहा दक्षिण, और ये रहा उत्तर। ये उत्तर में यहाँ लिख देता हूँ ना। अब अपने कार्यालय से पश्चिम की ओर चलना शुरू करती है, ये रहा पश्चिम की तरफ चल गई है। 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह दाईं ओर मुड़ जाती है। ये 25 किलोमीटर, और दायां होता है आपकी राइट हैंड, तो उसकी ओर मुड़कर ये 15 किलोमीटर 15 मीटर चलती है। किलोमीटर तो नहीं चल पाएगी, 15 मीटर चलती है। ये भी मीटर चली है। अब देखिए मीटर चलने के बाद उसके बाद वह राइट लेफ्ट मुड़ जाती है, और लेफ्ट मुड़ के 10 किलोमीटर और चलती है। ये लो 10 मीटर और चल गई हमें। वह फिर अपनी आपकी लेफ्ट ओर मुड़ जाती है, अपनी लेफ्ट ओर यानी कि इधर मुड़ जाती है, और 35 किलोमीटर चलती है। ये लो 35 तो ज़्यादा ही आएगा, 35 किलोमीटर वह चलती है। वह अब
बाईं ओर मुड़ती है। अब इसे देखिए, बाईं है तो इधर मुड़ेगी और 5 किलोमीटर चलेगी। 5 किलोमीटर चल गई, अंत में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। अपनी बाईं ओर मतलब इसकी ऐसे बाईं ओर मुड़ती है और चलती है। अब किस दिशा में? यहाँ मुड़ गई है, ऐसे मुड़ गई है, तो अब किस दिशा में? अब देखिए वही लाइन आ गई, ये रही लाइन, और ये ऊपर की जो दिशा होती है, जो उत्तर दिशा होती है, तो आप कर देंगे उत्तर दिशा। कॉपी में से डायग्राम बना के आप भी आंसर निकाल सकते हैं। और रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वह पद ज्ञात करिए जो श्रृंखला में भली भांति स्थापित नहीं होता। यानी कि इनमें से एक गलत दे रखा है, वो घुसपैठिया है, उसे हमें निकालना है। अब देखिए 1 B 5 ये ऐसे करके दे रखा है। तो देखिए पहले हम देखते हैं कि मेथ वाला वर्ड या मेथ वाला देख लेते हैं। 1 5 9 13 17 और 21 ऐसे दे रखा है। 1 से 5 फिर 9 फिर आपके 13 17 21। तो इसमें तो हम कोई तरीका नहीं लगा सकते कि निकाले। यदि हम कहें कि इसमें वही वर्ड आएंगे जो किसी से भाग नहीं होते, तो वो 9 को हटाना पड़ेगा, फिर 21 को हटाना पड़ेगा, 2 ऑप्शन हटते हैं। हम कहेंगे चलो इसमें वही वर्ड आ रहे हैं जो क्या ना विषम है, तब ठीक है कि लाइन में विषम वर्ड आए हैं, तो ये 3 सही एकदम दे रखे हैं। तो अब हमें इंग्लिश वाले वर्डों की तरफ ध्यान देना है। BU FQ फिर JM। तो देखिए अब देखिए B का F कैसे बना है, B के बाद CDE 3 छोड़ दिए हैं। वैसे U के बाद Q कैसे बना है, तो इसमें पीछे गए हैं। RST यानी कि इधर से ऐसे आते हैं, तो RST 3 वर्डों को छोड़ के इसमें U के बाद पुगा है। फिर देखिए आगे हम बढ़ते हैं, तो इसके बाद देखिए 3 वर्ड छोड़ रहा है, तो जे आपकी F के बाद आना चाहिए GHI 3 छोड़ दिए, सही है। वैसे ही एक एक आगे वाला मैं चेक कर देता हूँ। J के बाद N आना है, तो KLM 3 छोड़ दिए। N के बाद S आ रहा है, तो OPQ R आना चाहिए, यानी कि यहाँ गलत दे रखा है, तो ये वाला गलत है, हम पहचान गए। बस छोटा सा तरीका था, आप भी आसानी से पहचान पाएंगे। यहाँ से मैथ शुरू होती है, जो है ये रहा आपके सामने क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, यानी कि इसे बोलते हैं जनरल मैथ के जो क्वेश्चन है वो इसी पार्ट में आते हैं। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। पहले मैं पूरा क्वेश्चन ही आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि साइन थीटा की वैल्यू ये है तो कोस थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, पहले तो एक डायग्राम बना के बताऊंगा। ये रहा आपके सामने डायग्राम, ये एक त्रिभुज बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ मैं लिखता हूँ ए का मतलब होता है कोई भी कोण थीटा जो यहाँ से बनेगा, ये वाला इसका मान है ए। फिर आपको कह रहा है साइन थीटा बराबर 3/4। अब देखिए आपने एक सूत्र पढ़ा होगा ना, LAL लाल बट्टा कक्का वाला। तो इसमें देखिए इन्होंने कहा है साइन का, और साइन का पहला ही होता है, साइन का कोस का टेन का ऐसे होता है ना, आपने पढ़ा है। तो L/K यानी कि आपको ये जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू दे रखी है L/K की, यानी कि लंब और कर्ण की वैल्यू क्या दे रखी है 3/4। 3/4 और ये रहा आपका अभी वाला त्रिभुज, यहाँ A लिखा है मैंने, तो इसमें आपके 3/4 यानी कि लंब ये रहा और कर्ण ये रहा, इसकी वैल्यू दे रखी है। अब आपको कोस की वैल्यू पूछी है, और लाल बट्टा कक्का के सूत्र में कोस की वैल्यू क्या आती है, तो कोस की वैल्यू आती है आपकी आधार बट्टे कर्ण। यानी कि अब आपको आधार निकालना है, कर्ण आपके सामने ही, तो आप आंसर कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, कर्ण बट्टा में आएगा तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। आप 2 बात तो समझ गए होंगे, है ना। अब आपको निकालना है आधार। आधार निकालने का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला होता है। कर्ण आपको दे रखा है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर होता है 16 बराबर लंब का स्क्वायर आपके पास है 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस आधार का स्क्वायर। और आधार का स्क्वायर निकालने के लिए 9 इसमें से घटाना पड़ेगा, यानी कि 16 में से आप 9 घटाएंगे, और 16 में से जब आप 9 घटाएंगे तो आपको पता है कितना आएगा 7। और जब आधार का अंडर रूट हटेगा, यानी कि उधर से स्क्वायर हटेगा, तो इधर आ जाएगा आपकी 7 की अंडर रूट। तो ये आपकी वैल्यू आ गई है आधार की। अब कोस थीटा की आप क्या लिखेंगे, तो अब आपको पता है √7/4 लिख देंगे। ये रहा वैल्यू आपके सामने, ऑप्शन नंबर बी, ये आपको करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। दूसरा आपके सामने क्वेश्चन है, एक बस अपनी कुल यात्रा का 3/4 भाग सामान्य गति से तय करती है। बची हुई दूरी बस द्वारा उसकी सामान्य चाल की 1/4
गति से तय की जाती है। धीमी गति के कारण वह अपने गंतव्य स्थान पर 120 मिनट की देरी से पहुंचती है। कुल दूरी आपको दे रखी है 200 किलोमीटर है, तो बस की आपको नॉर्मल जो स्पीड है वो ज्ञात करनी है। अब देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जब भी ऐसे बड़ी लंबी चौड़ी क्वेश्चन आई तो एग्जाम में आपको टाइम मिलता है 45 सेकंड का, 40 सेकंड का, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन से आंसर को करने की कोशिश करनी है। मान लेते हैं हम सामान्य गति को ये 75 किलोमीटर प्रति आवर, आप 90 भी मान सकते हैं, चारों में से एक ऑप्शन मानना है और आप करेंगे। चलिए हमारे पास आंसर दे रखा है तो हम इसे ही मानेंगे। 75 किलोमीटर प्रति आवर की सामान्य स्पीड को मैं आंसर मानता हूँ। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, चाल बराबर आपके एक फॉर्मूला होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, जिसे हम टाइम निकाल लेंगे। स्पीड आपने क्या मानी है 75 किलोमीटर प्रति आवर बराबर डिस्टेंस इन्होंने टोटल दे रखी है 200 किलोमीटर और आपको अब टाइम निकालना है। जब टाइम निकालना है तो ये आप वज्र गुणा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि आपके सामने एक नया फॉर्मूला आ जाएगा टाइम का, क्योंकि हमें टोटल टाइम निकालना है ना। टोटल टाइम ये रहा, टाइम बराबर आपकी क्या हो जाएगा 200/75। और जब आप काटा पीटी इसे कर लेंगे, मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ, इसे आप कर लीजिए 25 से 3 बार और 25 से आप क्या करेंगे 8 बार। 8/3 आपका आ रहा है टाइम, है ना। तो 8/3 आप टाइम एक बार कर सकते हैं। यदि आप इसे भी चाहें तो आप कर सकते हैं, कट जाएगा आपके 2 बार, है ना, और 2 बचाए आपकी, तो आप लिख सकते हैं 0.66 ऐसे करके आप लिखेंगे। तो ये आपके कंप्लीट, जब आप 2 सही 2 जो आपके 3 आ रहा है उसे आप 60 से गुणा करके निकालेंगे तो आपके सामने आएगा 2 घंटे और 40 मिनट में बस तय करती है। 2 घंटे और 40 मिनट में आपके नॉर्मल स्पीड से वो तय करती है, और नॉर्मल स्पीड आपने ये वाली मानी है। लेकिन अब इन्होंने एक शर्त रखी है, ये वाला आप एक बार लिख लीजिए 2 घंटे और 40 मिनट। अब इन्होंने एक शर्त रखी है कि वे जो दूरी है उसका 3/4 भाग तो करती है सामान्य स्पीड से, और जो लास्ट में जो बचती है उसे 1/4 से करते हैं। अब देखिए दूरी टोटल है 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर का 3/4 आपकी क्या होता है, तो 3/4 आप निकालेंगे तो आप कहेंगे 150 किलोमीटर, है ना। 150 किलोमीटर दूरी है वो तो सामान्य स्पीड से तय की जाती है। तो इसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे, 150 किलोमीटर टोटल दूरी है, उसमें आप टाइम, आपको फॉर्मूला तो याद है, और टाइम बराबर क्या आएगा आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर स्पीड। और स्पीड क्या रखी है, नॉर्मल स्पीड इन्होंने मानी है। नॉर्मल स्पीड हमने भी मान ली है 75 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए 75 किलोमीटर पर आवर, तो ये आपको टाइम निकालने का यानी कि टाइम 1, इसे T1 कह सकते हैं आप, T1 यानी कि टोटल T तो आपके पास है और T1 यहाँ है, तो आप 75 का इसमें भाग दे सकते हैं। ये रहा आपके 20, यानी कि T1 जो आया है वो आपके पास 20 आया है, यानी कि 2 घंटे आया है, ये 2 आवर, यानी कि हमारे पास आ गया T1 बराबर 2 घंटे। 2 घंटे में वह 3/4 कर लेती है। अब दूसरी शर्त इन्होंने दे रखी है, दूसरी शर्त क्या रखी है कि बची हुई दूरी, यानी कि अब बची कितनी है, 200 में से 150 कर दी, यानी कि बची हुई दूरी है 50 किलोमीटर, वह करती है स्पीड की 1/4 से। हमने नॉर्मल स्पीड 75 किलोमीटर मानी है, इसका 1/4 यदि हम करें तो ये आपके सामने कह सकते हैं कि 75/4। तो ये रही आपकी 75/4, यानी कि 75/4 ये रही आपकी स्पीड, और टाइम ये रहा T2। अब हमें T2 निकालना है तो हम ऐसे कर सकते हैं 50 × 4/75, यानी कि मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 50 × 4/75 बराबर आ रहा है आपका T2। आप कर सकते हैं इसे 25 से काटे तो ये 2 बार और ये आपका 3 बार, है ना। ये आपके आ गया 8/3, 8/3 T2, यानी कि T2 आपके पास आ गया 2 घंटे 40 मिनट। T2 2 घंटे 40 मिनट आ गया, और T1 आ गया आपके पास 2 घंटे। और आपके जो नॉर्मल स्पीड से कर रहा है वो है आपका कितना, 2 घंटे 40 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट। तब आप देखते हैं कि जो लेटेस्ट वाली है वो क्या कर रहा है, यानी कि 120 मिनट ज़्यादा देरी ले रही है, यानी कि 2 घंटे ज़्यादा ले रही है। अब मैं आपको कंप्लीट इसमें समझा देता हूँ। यदि हम सामान्य स्पीड से चलते हैं तो 200 किलोमीटर को 2 घंटे और 40 मिनट में तय कर लेते हैं, लेकिन यदि हम दी हुई शर्तों के अकॉर्डिंग चलते हैं तो टाइम लगता है 4 घंटे और 40 मिनट, यानी कि हमने 120 मिनट एक्स्ट्रा लिए, यानी कि 120 मिनट यानी कि 2 घंटे एक्स्ट्रा लिए। तो नॉर्मल स्पीड आपकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग 75 किलोमीटर सही है। हमने ऑप्शन को आंसर मान के किया है,
तो हमने आंसर निकाल लिया है। ऐसे आप कर सकते हैं, एग्जाम में टाइम बचा सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है कि दिए गए शंकु की ऊंचाई 1/3 हो जाए तो उसके आधार की त्रिज्या समान रही, तो दिए हुए शंकु और नए शंकु का आयतन का अनुपात पूछा है। अब देखिए मैं आपके शंकु का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताऊं तो शंकु के जो आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h, ये आपके फॉर्मूला होता है। अब ये वाला मैंने ऊपर रखा है, ये दिए हुए का लिखा है, यानी कि इन्होंने जो अनुपात पूछा है दिए गए और नए का, तो दिए हुए को ऊपर लिखा है और नीचे यही फॉर्मूला आपको लिखना है πr²h, क्योंकि ये नए का है। अब 1/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, r² इन्होंने कहा है कि उसके आधार की त्रिज्या समान है, तो r² भी कट गया। अब आपके ऊपर रहेगा दिए हुए का हाइट और नीचे रहेगा आपकी जो नए वाले की हाइट। ऊपर वाले की हाइट को मैं मान लेता हूँ h, तो नीचे वाले की हाइट हो जाएगी h की 1/3, क्योंकि ये कह रहा है 1/3 हो जाती है, h का 1/3 भाग हो जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं h/3 भाग हो जाता है, h/3। अब देखिए आप जब अनुपात को सोल्व करते हैं तो क्या होगा, h बट्टे आपकी क्या आएगा 1, क्योंकि इसके बट्टे में कुछ नहीं है, इंटू जो ये वाला है वो उल्टा हो जाएगा 3/h। h से जब h कटेगा तो आपका अनुपात आएगा 3:1। ये रहा आपके 3:1। आंसर दे रखा है, आप कर सकते हैं, बस आपको अनुपात को सही से लिखना आना चाहिए, आप कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि x² - x + 1 और x + 1 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या होता है कि इसको इन तीनों के साथ गुणा करना है, फिर इसको इन तीनों के साथ गुणा करना है। तो मैं डायरेक्ट आपको तरीका बता देता हूँ कि x इंटू आपको करना है x² - x प्लस इस x की 1 के आपके साथ ये आ गया 1। जब आप x की इसके साथ गुणा करेंगे तो बन जाएगा आपके x³ माइनस x की इसके साथ गुणा करेंगे तो x² प्लस x की 1 के साथ गुणा करेंगे तो x। तो ये आपको ध्यान रखना है क्या बना है, x³ माइनस x² प्लस x। फिर आपको प्लस 1 को इन तीनों के साथ गुणा करना है, प्लस 1 की आपको गुणा करनी है x² माइनस x प्लस 1, तो आपके बन जाएगा x² माइनस x प्लस 1। और आपकी पहली समीकरण में आपको पता है क्या बना था, x³ माइनस आपकी x² और आपकी प्लस का आपके x बना था, शायद आपको याद होगा। तो ये आपके इस प्रकार से होगा, प्लस x माइनस x कट जाएगा, माइनस x² प्लस x² से कट जाएगा जब आप दोनों को बराबर में रखेंगे, या फिर दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपके सामने बचेगा x³ प्लस 1। तो ये आप कॉपी में करके जरूर देख लीजिए, x³ प्लस 1 इसका शॉर्ट फॉर्म होगा। ऑप्शन नंबर 4 में ये आंसर दे रखा है। आगे आपके सामने क्वेश्चन है, 3 लड़कियों में से पहली लड़की का भार दूसरी लड़की के भार का आधा है और तीसरी लड़की के भार का 2 गुना है। यदि इन तीनों लड़कियों का औसत भार 84 kg है तो दूसरी और तीसरी लड़की का कुल भार ज्ञात कीजिए। अब देखिए मैं आपको मान लेता हूं कि आपको कहता हूं कुछ मान लीजिए। कुछ मानने में आप क्या मानेंगे कि दूसरी लड़की का मान आप मान लेते हैं x, तो पहली लड़की का भार दूसरी का आधा है, तो चलिए मैं मान लेते हैं दूसरी लड़की का भार है वो 4x है, 4x है। पहली का आपको क्या करना है, पहली का भार दूसरी का आधा है, यानी कि पहली का भार हो जाएगा 2x, और तीसरी का क्या है, तीसरी लड़की के भार का 2 गुना है। पहली लड़की का भार दूसरी का आधा है और तीसरी लड़की के भार का 2 गुना है, यानी कि तीसरी का x होगा, तो x का 2 गुना है और इसका भी आधा है। समझ गए होंगे ना, ये आपको मानना है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, पहली लड़की का भार है 2x, दूसरी का है 4x और तीसरी का है x। इन्होंने कहा है कि लड़कियों का औसत है ना 84 है। औसत का मतलब होता है तीनों संख्याओं का योग बट्टे जितनी संख्या होती है, 1 2 3, 3 लड़कियों की बात कर रहा है तो आपको डिवाइड करना है 3 से, और औसत आपको दे रखा है। औसत का फॉर्मूला ये होता है, औसत आपको निकालने के लिए यहाँ औसत दे रखा है 84 kg। जब आप 84 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने समीकरण बन जाएगी। तो मैं आपके सामने लिख देता हूँ, आप तीनों को जोड़ लीजिए, 2x प्लस 4x प्लस x को आप जोड़ेंगे तो 5 और 2 7x। तो आप समझ गए होंगे क्या बनेगा आपके पास, 7x बराबर 84 बट्टे आपकी 84 इंटू 3। और जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 7 इसके बट्टे में। जब आप इसे काटेंगे तो 12 से, और 12 3 36, यानी कि आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 36 आ गई। x यानी कि तीसरी लड़की का भार आपके सामने 36 आया है। लेकिन इन्होंने पूछा है दूसरी और तीसरी लड़की का भार। तीसरी का तो आपके पास आ गया x की वैल्यू आ गई 36,
और दूसरी लड़की का जो भार था वो हमने माना था 4x, 4x यानी कि x का 4 गुना, और 36 का 4 गुना आपको पता है कितना होता है, तो आप गुना कर दीजिए 4 × 36। जब आप 6 की इससे 4 से गुना करेंगे तो 24, और आपके 12 और 2 14, 144 + 36 यानी कि 50 और 80 यानी कि 180 kg ये आपके सामने आंसर आ चुका है। यानी कि दूसरी और तीसरी लड़की के भार को जोड़ना था जो आप कर लेंगे। तो ये इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए a + b का होल स्क्वायर की वैल्यू होती है a² + 2ab + b², और a - b के होल स्क्वायर की वैल्यू होती है a² - 2ab + b², है ना। तो ये आप देखिए ये दोनों कट जाएगा, जब दोनों में बीच का भाग है यानी कि कट जाएगा, एक माइनस वाला एक प्लस वाला कट जाता है। तो ये आपके सामने बचे हैं, क्या बचा है 2a² प्लस 2 ही आपके पास b², 2a² + 2b²। तो 2 को आप कॉमन लेके लिख सकते हैं, तो ये आपके सामने बनेगा, 2 कॉमन आ गया a² + b²। ये वैल्यू आपके सामने रहेगी, ऑप्शन नंबर सी में इन्होंने दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, एक वृत्त में एक जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर और व्यास दे रखा है 34 सेंटीमीटर, तो केंद्र से जीवा की दूरी पूछी है। देखिए एक इस प्रकार से वृत्त बना हुआ है, इसका केंद्र है और ये आपका व्यास है 34 सेंटीमीटर का, और जीवा होती है केंद्र के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो इस प्रकार से जीवा मान लेते हैं, और जीवा है आपके 30 सेंटीमीटर के। ये है आपका केंद्र, केंद्र से इस तक की जीवा पूछी है, केंद्र से इस तक की दूरी पूछी है। ये लाइन आपको याद होगी कि केंद्र से किसी वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 भागों में बराबर बांटता है। तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, और ये 30 का आधा आधा हो जाएगा, यानी कि 15-15 सेंटीमीटर की लाइन हो जाएगी। ये इतनी 15 की है, आगे वाली भी 15 की होगी। और ये आपको पता है व्यास है, व्यास कितना होता है 34, और व्यास का आधा होती है त्रिज्या, वो होती है 17 की। जब आपके पास इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, तो आप इसे निकाल सकते हैं। ये आपके 90 डिग्री के सामने वाला ये बनेगा कर्ण, मैं पेन चेंज करके आपको बता देता हूँ। ये हो गया आपके कर्ण, और ये आपके लंब और आधार हो जाएंगी। तो आपको फॉर्मूला याद है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर बराबर लंब और आधार का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर, प्लस आप इस लाइन को कुछ भी मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं, ओ भी मान सकते हैं, उसका स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कर लीजिए और उसमें से 15 का स्क्वायर निकाल दीजिए, तो आपके आएगा 64, और जब 64 का अंडर रूट निकालेंगे तो आपके पास 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये रहा आपके पास आंसर, कर सकते हैं। आगे आपके पास क्वेश्चन है कि 10,000 रुपये की एक राशि को 40% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक संयोजन के लिए 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं, बस आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, और फॉर्मूला होता है ए बराबर, ए बोलते हैं मिश्र धन, यानी कि जो आपका मूलधन है, जो आपने ब्याज में राशि दी है और उस पर जो ब्याज मिला है, दोनों को मिलाकर जो बोलते हैं वो होता है आपकी ए। इसका फॉर्मूला होता है पी आपकी 1 + R/100 इंटू आपके टाइम। तो इसमें आपको फॉर्मूला यूज करना है, ए बराबर आप पी की जगह लिखेंगे 10,000 इंटू आपकी 1 + R। आर जब आपके हो तो इसमें है ना, अर्धवार्षिक संयोजन में क्या होता है, जो आपको आर यानी कि जो दर दे रखी होती है उसे लिखते समय आधा कर देते हैं, और समय को हमेशा 2 गुना कर दिया जाता है। तो आर आप लिखेंगे 1 + 40 की आपको 20 लिखना है, 20/100, और समय 1 वर्ष है तो उसे आप 2 बार लिखेंगे, 2 गुना लिखेंगे, यानी कि स्क्वायर कर देंगे। तो अब आप समझ गए होंगे, और जब इसे आप सोल्व करते हैं तो 120/100 आएगा। तो मैं कंप्लीट इसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 10,000 इंटू आपकी 120/100, और इसका स्क्वायर मैंने आपको 2 बार बताया था, यानी कि 2 बार लिखना है क्योंकि 2 वर्ष के लिए है। तो 120/100, जब आप इसे 4 0 से 4 0 इसे कट कर देंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आएगा 144 और 2 0, यानी कि 14,400। ये जो वैल्यू आई है ये आपके समय आई है ए की वैल्यू। और मैंने आपको बताया ए होता है मिश्र धन। जब आपको ब्याज निकालना है, क्योंकि इन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो ब्याज होता है आपकी जो मूलधन होता है वो मिश्र धन में से माइनस कर देते हैं। तो मिश्र धन आपके पास आया है 4,400, उसमें से आपको माइनस करना है 10,000, तो आपके पास 4400 ब्याज आएगा। ये आपके ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग दे रखा है। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं आपकी समान होती है, वर्ग। जिसकी विकर्ण की आपकी लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर। विकर्ण होता है दो भुजाओं को, आमने सामने की भुजाओं को मिलाने वाली रेखा। तो 12 सेंटीमीटर आपकी इसकी हाइट दे रखी है इसकी।
विकर्ण की हाइट आपको दे रखी है। वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है तो कंप्लीट इसे आप निकाल सकते हैं। इसके 2-3 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट वाला बताऊंगा। ये आपको वर्ग दे रखा है, ये इसका विकर्ण दे रखा है 12, और यहाँ आपको पता है हर जगह 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये हो गया आपके कर्ण, ये हो गया लंब, और ये हो गया आपकी आधार। ये दोनों भुजाएं क्या है, आप कहेंगे वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं, तो ये दोनों समान हैं। तो मैं इसमें आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आपकी क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और लंब और आधार क्या है, आपकी कॉमन है, तो आप इसे लिख सकते हैं। एक बार यही रहने दीजिए, और कर्ण का स्क्वायर आपके 12 का स्क्वायर यानी कि 144 हो जाएगा। 144 बराबर 2a स्क्वायर। 2a स्क्वायर क्यों है, क्योंकि लंब और आधार आपस में बराबर होते हैं। तो जब आप 2 का इसमें डिवाइड करेंगे, यानी कि इधर डिवाइड करेंगे, तो ये आपके आएगा 7 2 72, यानी कि 72 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। और आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल भी होता है भुजा इंटू भुजा, यानी कि भुजा का स्क्वायर, तो ये भुजा का स्क्वायर आ गया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकाल सकते हैं, ये सबसे शॉर्ट तरीका है। वैसे भी आप विकर्ण वाला फॉर्मूला यूज करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, पी क्यू को पेन देता है, 30 रुपये लाभ पर बेचता है। क्यू इसे आर को बेच देता है, वो भी 30 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। तो पी और आर का क्रय मूल्य। तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये यहाँ लिख रहा हूँ मैं क्रय मूल्य, यहाँ लिख रहा हूँ विक्रय मूल्य, और ये है आपका पी क्यू और आर। पी ने मान लेते हैं इससे 100 रुपये में खरीदा और 30% के लाभ पर बेचा, यानी कि 130 रुपये में इसने बेच दिया। फिर क्यू ने 130 में खरीदा है और इसे 30 रुपये के ब्याज में, यानी कि 169, 130 का 30% क्या होता है लाभ, यानी कि 130 का 30% लाभ प्राप्त किया, यानी कि 169 में इसे बेचा है, और 169 में इसे आर ने खरीद लिया है। तो अब इन्होंने पूछा है कि पी और आर का जो क्रय मूल्य है उसका बताओ। तो देखिए पी का जो है वो है 100, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 100, और आर का जो क्रय मूल्य है वो 169 है। तो ये अनुपात का फॉर्मूला देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो कंप्लीट इसे कर सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट तरीका मैंने आपके सामने रख दिया है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, जी एच से 30% कम है, एच 1220 से 50% अधिक है, तो जी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहले आपको दे रखा है एच है वो 1220 से 50% अधिक है, यानी कि 1220 का 50% क्या होगा, 660 होगा, क्योंकि किसी का 50% आधा होता है। तो 1220 से 50% अधिक यानी कि क्या होगा, आपके सामने रख सकते हैं, यानी कि 10 और 610 होगा, है ना। तो ये आपके सामने आ जाएगा 1830, यानी कि h की वैल्यू है वो 1830 है। h बराबर क्या है आपकी 1830 है। और अब इन्होंने कहा है कि जी एच से 30% कब है, यानी कि 1830 का जो 30% होगा, 1800 आपकी 80 का उसका 30% होगा, वो आपकी इसकी वैल्यू है। तो आप इसे निकाल सकते हैं, 1810 की 30%, 30/100, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, आप इसे गुणा करेंगे 3 और 8 3 24 और आपके 3 2 5, यानी कि 543 इससे कम करना है। किससे कम करना है, 1800 में से आपको कम करना है। तो ये आप निकाल सकते हैं, ये आपके पास 1281 वैल्यू आएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप कॉपी में करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा किस प्रकार से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी है 5p बराबर है 7q, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप एक चीज़ की वैल्यू निकाल लीजिए, जैसे कि p की वैल्यू निकालते हैं आप, तो 7q/5 हो जाएगा, क्योंकि 5 इधर चला जाएगा डिवाइड में। तो ये आपकी p की वैल्यू है, p की वैल्यू क्या है 7q/p, 5 है ना। तो ये आपकी वैल्यू किसकी है, p की वैल्यू, और इसको इस समीकरण में रख देना है। जब आप इसमें रखेंगे तो क्या बनेगा, p की वैल्यू आप रख सकते हैं, इसमें आप रखेंगे कि p की जगह आपको रखना है 7q/5 प्लस q, और आपको इसके डिवाइड में रखना है p। एक बार ये डिवाइड वाला p छोड़ देते हैं, बाद में लिखेंगे, डिवाइड वाला p हम बाद में लिखेंगे। तो देखिए आगे इसे कर लेते हैं, सोल्व करेंगे तो आप क्या समझेंगे, तो सोल्व करेंगे तो आपके सामने बनेगा 7q प्लस 5q/5, तो ये आपके पास बन जाएगा 12q/5। तो आपको यही लिखना है 12q/5। अब नीचे आपके p और है, और p की वैल्यू मैंने आपको बताई है क्या बनेगा, p की वैल्यू है 7q/5। तो अब ये नीचे डिवाइड में है तो ऊपर चला जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, ऊपर आपके आ जाएगा 5/7q। जब आप कहेंगे 5 से 5 कट गया, q से q कट गया, तो आपकी 12/7 इसकी वैल्यू आएगी। ये रही आपके सामने। कंप्लीट इसे कर सकते हैं, बस आपको एक बार रफ कॉपी में करना है और आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे।
लास्ट क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के हमने 500 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ बनाई है, उसका भी एकदम छोटा सा प्राइज रखा है, आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो 2020 से लेकर आज तक की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं उनमें बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। साथ ही नॉन टेक के जो 750 क्वेश्चन है, मैथ, रीजनिंग, आपके इंग्लिश और जीके की 750 से ज़्यादा क्वेश्चन की पीडीएफ हमने बनाई है। इन दोनों पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां हमें मैसेज कर दीजिए कि पावर ग्रिड के लिए हमें नॉन टेक और टेक्निकल की क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए। आपके लिए अलग अलग प्राइस रखा है, आप छोटे से प्राइस में पे करके वो पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ से डीआरडीओ, बार्क, अन्य एग्जाम में, आपके बीआरओ, अन्य एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, तो आपके भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जरूर इन क्वेश्चंस को पढ़िए। लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, टेस्ट सीरीज भी वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल ऐप पर बना रखी है और साथ ही आपके लिए कोर्स भी लॉन्च कर रखा है। दो निष्पक्ष पासे फेंके जाते हैं, दो पासे फेंके जाते हैं। जब भी यदि आपको कहे प्रायिकता का क्वेश्चन आए और जब दो पासे फेंके तो आपको हमेशा नीचे लिख लेना है 36, क्योंकि फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। कुल परिणाम आपके दो पासे फेंकेंगे तो 36 आएंगे, याद कर लेना है। 5 का योग प्राप्त होने की प्रायिकता, देखिए एक पासे में 1 आएगा तो दूसरे में 4 आएगा, तभी 5 बनेंगे। योग यानी कि जोड़ने पर दोनों पासों के अंकों को जोड़ेंगे तो 5 होना चाहिए। मान लेते हैं एक पासे में 2 आता है और दूसरे में 3 आ जाता है तो 5 बनेगा। एक पासे में 3 आ जाता है, इसमें 2 आ जाता है तब 5 बनेगा। दूसरे पासे में 4 आ जाता है और दूसरे में 1 आता है तब भी 5 बनेगा। यानी कि कितने हिस्से हैं हमारे पास, 1 2 3 4, 4 तरीके हैं जिससे 5 आ सकता है, तो हमें लिख देना है 4, इन गिन के लिख देना है। अब इसे काटेंगे 4 के पाड़े में 1 बार, 4 के पाड़े में 9 बार, 1/9 इसका आंसर रहेगा। ऐसा एक प्रायिकता का क्वेश्चन बार्क एग्जाम में भी आया था, तो आई थिंक आपने सही किया होगा। मैथ के क्वेश्चन यहाँ खत्म होते हैं, आगे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन शुरू होंगे और यहाँ से शुरू होता है आपके जनरल नॉलेज का पार्ट। जनरल नॉलेज के आपके क्वेश्चन आने हैं, आपको पता है। तो ये रहा जनरल नॉलेज के, इस क्वेश्चन पेपर में 15 क्वेश्चन है, तो 15 के 15 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्न में से किस खेल में आपकी सरबजोत सिंह ने हांगजो एशियाई खेल 2023 के लिए भारत के लिए आपके गोल्ड मेडल जीता है। तो खेल और खिलाड़ी का नाम पूछा है आपसे, कोई भी खेल उसका खिलाड़ी का नाम पूछ सकते हैं। निशानेबाजी आपकी रहेगा जिसमें गोल्ड मेडल 2023 के लिए एशियाई खेल में जीता है और नाम आपको ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है, ये वाले जो हिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं ना, इन्हें आप डीपली जरूर पढ़े। करंट तो क्या है, इस पेपर के सॉल्यूशन के बाद मैं आपको एक निष्कर्ष दूंगा और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, नए आ रहे हैं, पुराने आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी बताऊंगा। तो देखिए पूरा पेपर देखना है आपको और लास्ट में मैं आपके 2 मिनट में पूरा निष्कर्ष भी आपके सामने रखूंगा। निम्नलिखित सुधारवादी आपको संगठन दे रखा है, सुधारवादी का नाम दिया है संगठन का और उसके संस्थापक का नाम दिया है, तो आपको सही सुमेलित करना है। आर्य समाज है, उसके स्वामी दयानंद सरस्वती, और कब इसकी की थी तो आपको ध्यान रखना है 1875 में दयानंद सरस्वती, आपको ध्यान रखना है उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती का मुख्य यदि आपको वाक्य पूछे तो ये उनका मुख्य वाक्य था, वेदों की ओर लौटो। यानी कि उन्होंने कहा था वेदों ने हमें पहले ही बता दिया है, जिसकी हम साइंस की मदद से खोज कर रहे हैं वो सारा हमारे वेदों में लिखा हुआ है, तो हमें ना कहा है कि वेदों की तरफ लौटो, आपको हमें वेद पढ़ने चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है। और दयानंद सरस्वती की पुस्तक का नाम पूछे तो वो भी आप याद कर लीजिए, सत्यार्थ प्रकाश, आपने नाम सुना होगा, सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक लिखी है दयानंद सरस्वती ने। तो ये 3-4 क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो आर्य समाज आपको पढ़ना है और इसका सम्मिलित जो सही दे रखा है इसके संस्थापक दिए हैं दयानंद सरस्वती। सत्यशोधक समाज, ये भी आपके सत्यशोधक ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना की है, तो ये भी आपको पढ़ना है सत्यशोधक समाज, और सारी आप कंप्लीटली पढ़ लीजिए, दोनों एकदम सही दे रखे हैं। यानी कि आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती और सत्यशोधक के आपके ज्योतिबा फुले। फिर आपसे पूछा जा सकता है ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज आपको ध्यान रखना है 1828 में स्थापना, और किसने की है तो आपकी राजा राम मोहन राय, ये आपको नाम ध्यान रखना है। ऐसे करके सारे समाज के नाम और आपको उनकी जो संस्थापक है उनके नाम याद रखने हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हिस्ट्री के क्वेश्चन है कहीं भी किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, डीआरडीओ में आ सकते हैं, पावर ग्रिड में आ सकते हैं, बार्क के एग्जाम में आ सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो सकते हैं। पुणे में बालिकाओं के लिए बने देश के पहले विद्यालय की पहली प्रधान अध्यापिका कौन रही, सावित्रीबाई फुले। अब देखिए सावित्रीबाई फुले इन्होंने महाराष्ट्र के जो पुणे है वहां पर
महिलाओं को या बालिकाओं को पढ़ाने के लिए एक स्थापना किया और उनकी प्रथम अध्यापिका भी बनी। तो ये आपको ध्यान रखना है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप इसे डीपली जरूर पढ़ें। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव कौन करते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, खाली स्थान की जगह लिखना है। तो देखिए पहला है विभिन्न राज्यसभा विधानसभाओं की निर्वाचित मनोनीत, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा। विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं ना, वो इनकी जो होते हैं राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, ये वाला ऑप्शन रहेगा। अब देखिए राज्यसभा से संबंधित और क्वेश्चन आ सकता है कि राज्यसभा यानी कि राज्यसभा इसका अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद इसका 80 है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि राज्यसभा के लिए कितने वर्ष की आयु आवश्यक है, यानी कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आवश्यक है, तो आपको वो भी बताना है, 30 वर्ष इसके लिए आवश्यक है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि राज्यसभा कितने यानी कि कौन सा सदन है, उच्च है या निम्न है, तो इसे उच्च सदन कहा जाता है ना, ये वाला भी आपको ध्यान रखना है। फिर इसके जो होते हैं सदस्य उसकी आयु कितनी होती है, यानी कि कितने साल तक बने रहते हैं, तो वो आपको कंप्लीट पढ़ना है, इसे ध्यान से पढ़िए। ये ऐसा सदन है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा हर बार भंग होती है, राज्यसभा की सदस्य कुछ सदस्य चेंज होते रहते हैं और ये कभी भंग नहीं होती। तो ऐसे करके आपको राज्यसभा लोकसभा दोनों पढ़ना है। फिर देखिए एक ऐसा क्वेश्चन आया है, जैसे क्वेश्चन आपको पढ़ लेने चाहिए कि सिंधु नदी की लंबाई पूछी है, तो 2900 किलोमीटर है। इसमें कंप्लीट आप जानकारी और पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, नहीं तो जीके की क्वेश्चन में हम ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। मैथ है, इसे टॉपिक वाइज कवर कर सकते हैं, इंग्लिश आप टॉपिक वाइज कर सकते हैं, और साथ में क्या है टेक्निकल अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन जीके के क्वेश्चन में हम कहाँ से पढ़ें, हम तो टेक्निकल के बंदे हैं, इसमें नॉन टेक कहाँ से पढ़े। तो नॉन टेक के क्वेश्चन जितने आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, एमसीक्यू पढ़ सकते हैं, वो पढ़िए, ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, मैं ये कहना चाहूँगा। सितंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में ई कोर्ट परियोजना चरण 3 को मंजूरी दी। तो कितने रुपए आपकी योजना इन्होंने मंजूरी दी है, तो आपकी 7,210 करोड़, यानी कि 7,210 करोड़ को मंजूरी दी है। ऐसे क्वेश्चन भी आप पढ़ लीजिए। यानी कि करंट की क्वेश्चन है, ये वो पूछ रहा है कि बच्चे ने कहीं ने सुन लिया होंगी तो वो सही आंसर दे देगा। तो करंट की क्वेश्चन है, आपने कहीं से सुने हैं, ऐसे अखबार में न्यूज में आती रहती है तो पढ़े हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। किस मंत्रालय ने पीएम किसान योजना के लिए एआई चैटबॉट लॉन्च किया। अब देखिए एआई चैटबॉट आजकल हर मंत्रालय लॉन्च कर रहा है, यानी कि अब देखिए आपको पता है कि एलोन मस्क की कंपनी है टेस्ला, स्टारलिंक और स्पेसएक्स, उसने एक लॉन्च किया है एआई टूल, उसका नाम आपने सुना होगा चैट जीपीटी। और फिर एक गूगल ने भी अपना चैट बोट लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है बार्ड, शायद है ना, गूगल का बार्ड, तो वो भी लॉन्च किया है। अब देखिए किसान मंत्रालय ने भी एक लॉन्च किया है। इन्होंने पूछा है कि किस मंत्रालय ने, तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों के लिए एक एआई चैटबॉट का लॉन्च किया और उसका नाम भी पूछा जा सकता है, तो इसका नाम है पीएम किसान मित्र। तो आप ध्यान रखें, उसका नाम है पीएम किसान मित्र एआई चैटबॉट, उसका नाम भी पूछे तो आपको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत की संसद में शामिल है, यानी कि संसद में कौन कौन से शामिल है। ये क्वेश्चन आप आज गांठ बांध लीजिए, हर एग्जाम में पूछा गया है और हर बच्चे गलत करते हैं। संसद का जब भी नाम लेते हैं तो लोग कहते हैं राज्यसभा व लोकसभा दो ही शामिल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों संसद में शामिल होते हैं। और मैंने जब भी ये क्वेश्चन करवाए हर बार मैं आपको बताता हूँ, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों संसद में शामिल होते हैं, जैसा कि इन्होंने भी राइट आंसर में यही माना है कि तीनों को हम संसद में शामिल करते हैं। अब देखिए संसद का आपसे पूछा जा सकता है, संसद, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों का अनुच्छेद आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं 79, 80 और 81 इसकी है आपकी अनुच्छेद। और ये वाला अभी डीआरडीओ एडमिन एंड अलाइन के एग्जाम में शायद पूछा गया था, इसलिए मुझे अच्छे से याद है। क्वेश्चन आप भी पढ़ लीजिए, क्वेश्चन घुमा फिरा के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो देखिए ये क्वेश्चन कहीं भी आ सकते हैं, आप इन्हें जरूर पढ़िए। किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, मेरे नॉन टेक की सीरीज आप देख लीजिए, आपको बहुत टाइप के एमसीक्यू मिलेंगे। नॉन टेक के लिए एमसीक्यू से ऊपर कुछ नहीं होता। टेक्निकल आप कहीं से कोर्स लेके पढ़ सकते हैं, लेकिन नॉन टेक आपको एमसीक्यू से ही तैयार करना पड़ेगा। किस कंपनी ने भारत की पहली हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन तकनीक लॉन्च की है, और उसका आपके हाइड्रोजन
आंतरिक दहन इंजन का नाम है H2ICE किसने लॉन्च की है? तो ये आपकी रिलायंस इंडस्ट्री ने लॉन्च की है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है रिलायंस कंपनी लॉन्च की है, हाइड्रोजन वाली तकनीक है ये। तो ये आपकी, और ऑप्शन देखिए क्या दे रखे हैं, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटरकॉर्प, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ये आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते थे। फिर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? शर्करा सरल कार्बोहाइड्रेट है और चावल जटिल है। तो ये आपने कहीं पढ़ा होगा तो आप कर देंगे, दोनों एकदम सही दे रखे हैं। शर्करा सरल कार्बोहाइड्रेट का आपकी प्रकार है और चावल है वो जटिल का एग्जाम्पल है। और यही आपकी क्वेश्चन नंबर देखिए 11 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। क्वेश्चन मैंने फटाफट करवा दिए, 11 मिनट में 11 क्वेश्चन करवा दिए हैं। देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? अब देखिए आपसे पूछे जा सकते हैं, शरीर के आवश्यक जो अवयव होते हैं उनके नाम भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको ध्यान है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। तो यहाँ जो लिखा हुआ नहीं है वो लिख देता हूँ, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन, है ना। तो आपको 6 नाम याद होंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, ये सारे आपको नाम याद रखने हैं, ये वाले आपके होते हैं। यदि ऊर्जा का मुख्य स्रोत पूछे तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत माना जाता है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। विटामिन के भी पढ़ लीजिए क्योंकि जीके में आपके साइंस के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो जीके भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, कंप्लीट थोड़ा अंदर घुस के पढ़िए। सबके लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर का नारा किसने दिया? तो ये आपके नारायण गुरु है, इसे भी थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, बस ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। फिर देखिए थोड़ा क्वेश्चन अलग लैंग्वेज में बच्चे ने ट्रांसलेट किया। देखिए आंसर की में क्या क्वेश्चन होता है, आपने कोई क्वेश्चन हिंदी में पढ़ा है तो वो आपकी आंसर की में हिंदी में होगा, और यदि आपने किसी क्वेश्चन को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, उसका आंसर भी इंग्लिश में दिया है और छोड़ दिया है, तो वो आपके आंसर की में इंग्लिश में आएगा। आंसर की में आपको ध्यान रखना है, जो लैंग्वेज आपको समझ आई वो कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हॉट वेदर सीजन इन इंडिया? देखिए आपको पूछा गया है कि गर्म जो आपका मौसम होता है, वेदर यानी कि सीजन, या आप कह सकते हैं ऋतु, यानी कि गर्म ऋतु जो भारत में होती है उसकी एक विशेषता क्या है? तो देखिए विशेषताओं में लिखा हुआ है कि डे आर वार्म एंड नाइट आर द कोल्ड, यानी कि दिन गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती हैं। द टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ, यानी कि दक्षिण से उत्तर की तरफ तापमान गिरता है। ड्यूरिंग दिस सीजन, यानी कि इस सीजन के या ऋतु के समय, द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आपकी प्रिवेली ओवर द कंट्री। और आगे दे रखा है ए स्ट्रिकिंग फीचर ऑफ दिस सीजन इज लू, यानी कि इस सीजन का एक सबसे बड़ी विशेषता है लू चलना, यानी कि गर्म में हवाएं चलती है उसे लू कहते हैं। तो ये सबसे बड़ी विशेषता में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए आप कर देंगे। फिर क्वेश्चन पूछा गया है 14 नंबर कि निम्न में से कौन सा अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? संविधान के क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, स्वतंत्रता का, समानता का, सारी अधिकार भी करवा रखे हैं आपको, तो आपको वो वाले पढ़ने हैं। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक शुरू होते हैं वो भी मैंने बता रखे हैं, तो आप पुराने वीडियो से देख सकते हैं। देखिए हमारी ना मौलिक अधिकार 6 हैं, पहले 7 हुआ करते थे। 7वां था आपकी संपत्ति का अधिकार। फिर क्या किया, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया। तो अब टोटल कितने हैं आपसे पूछिए, तो 6 मौलिक अधिकार है। कौन सा? स्वतंत्रता, समानता, शोषण के विरुद्ध, शिक्षा का अधिकार। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इस प्रकार से 6 आपके हैं। अब पूछा गया कि स्वतंत्रता में कौन सा शामिल नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि आप कहीं भी भाषण दे सकते हैं, ये आपको स्वतंत्रता दी गई है कि आप दे सकते हैं। संगठन और संघ की स्वतंत्रता, आप किसी भी संगठन, संघ की स्थापना कर सकते हैं, उसे चला सकते हैं, ये आपको स्वतंत्रता है। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, यानी कि कहीं भी आप 10-15 लोग जमा हो सकते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से कोई भी अपनी वार्तालाप कर सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार से रोका टोका नहीं जाएगा। विश्व में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, यानी कि आप देश में तो कहीं भी आ जा सकते हैं लेकिन विश्व में नहीं आ जा सकते, ये आपको स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। इसके लिए आपको यानी कि वो चाहिए, समझ गए होंगे ना, तो आपको पहले इसके लिए परमिशन चाहिए होगी। और लास्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 15, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर थी, तो भारत की 17.7% वृद्धि दर रही थी। तो ये आपकी क्वेश्चन होते हैं यहाँ कंप्लीट।
अब देखिए मैं थोड़ा आपको निष्कर्ष दूं। पावर ग्रिड क्या है ना, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है करंट अफेयर्स की, थोड़े आपकी यानी कि जो आधुनिक आपका इतिहास है, हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री, वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। और थोड़ी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है यानी कि जो आंकड़ों की क्वेश्चन है, साइंस की क्वेश्चन है, वो वाले। तो ये आपके 2 से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं। करंट के ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि 4-5 मान सकते हैं। और जीके की भी 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि टोटल आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी कि 10 क्वेश्चन आएंगे तो इस प्रकार से आएंगे। यानी कि करंट के भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको थोड़ा डेली अखबार पढ़ना है, इधर उधर टच में रहना है, इससे आप जीके कवर कर पाएंगे। मैथ अच्छे से पूछ रहा है, बार्क की तरह एकदम कुछ खराब नहीं कर रहा है। यानी कि मैथ टॉपिक वाइज जैसे कंपटीशन में आनी चाहिए वैसे पूछ रहा है, और रीजनिंग भी वैसी जैसे एग्जाम में आनी चाहिए वैसे पूछ रहा है। बार्क में क्या हुआ ना, बार्क वालों ने थोड़ा मैथ ऐसा दिया जो कंपटीशन से बाहर है। कंपटीशन में वैसी मैथ नहीं आती, वैसी मैथ आती है बोर्ड एग्जाम में, और वो वाली मैथ देके बार्क ने थोड़ा यानी कि प्री में ही बच्चों को रोकने की कोशिश की, ताकि मेंस की हमें कॉपी चेक करने ना पड़े या आंसर की नहीं देखनी चाहिए। इसलिए बार्क ने ये वाला थोड़ा हमारे साथ वो किया है। शुरू होता है आपके सेक्शन रीजनिंग वाला। नॉन टेक के 50-40 क्वेश्चन आएंगे ना, तो 40 में से आपकी रीजनिंग यहाँ शुरू होती है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपके सामने, आपसे रिक्वेस्ट है यदि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के आप क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हैं, 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस की पीडीएफ हमारे पास है। साथ में नॉन टेक के 750 से ज़्यादा क्वेश्चंस की पीडीएफ हमारे साथ है। दोनों का नाम मात्र शुल्क रखा है, आप टेलीग्राम पर इसे ले सकते हैं। टेलीग्राम का दे रखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप ले सकते हैं। साथ ही जनरल इंग्लिश के 50 वीडियो का कंप्लीट कोर्स हमने प्रोवाइड करवा रखा है वीके नॉलेज ऐप पर, तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। साथ ही ऐप पर पीजीसीएल के लिए टेस्ट सीरीज, वीडियो क्लासेज, बहुत कुछ है, आप जरूर देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उसके उसके बाद उन कथनों पर आधारित निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सही माने, चाहे वह सामान्य ज्ञात परिस्थितियों से भिन्न है। तो इस लाइन को पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ। मान लेते हैं आपको कहते हैं कि फरवरी में बस 31 दिन होते हैं, तो भी आपको मानना है, लेकिन होते नहीं है। लेकिन यदि कथन में कहा गया है तो आपको सही मानना है कि हाँ फरवरी में 31 दिन होते हैं। कह दे कि सप्ताह में आपकी 10 दिन होते हैं, तो भी आपको सही मान लेना है। कह दे कि जनवरी में आपकी 27 दिन ही होते हैं, तो भी आपको मान लेना है। यानी कि कथन में जो भी कहा है आपको सही मान लेना है, चाहे गलत हो चाहे सही। ऐसा कहे कि सूर्य रात्रि को भी दिखाई देता है, तो भी आपको सही मान लेना है। यानी कि जो भी कहे आपको कथन में सही मान लेना है। दूसरा है सभी निष्कर्ष पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि दिए गए निष्कर्ष कौन से निष्कर्ष कथन के अनुसार युक्ति संगत है। यानी कि जिसकी बात कह रहा है उसका कुछ न कुछ निष्कर्ष निकल रहा है, वो देखिए कौन सा सही है। सभी दर्जी चिकित्सक है, मैं कह रहा हूँ 5 दर्जी है, और पांचों ही पांचों क्या है, डॉक्टर है। 5 दर्जी 5 डॉक्टर है, यानी कि जितने भी डॉक्टर दर्जी होंगे यानी कि टेलर होंगे, वो डॉक्टर के बराबर होंगे। यानी कि जो दर्जी का काम कर रहे हैं वही डॉक्टर का काम करेंगे, ये बात आपको मान लेना है। कोई भी चिकित्सक होशियार नहीं है, यानी कि जो भी आपके डॉक्टर है वो होशियार नहीं है, यानी कि काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। नीचे निष्कर्ष दे रखा है सभी दर्जी होशियार है। अब देखिए मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर दर्जी है ना, दर्जी ही क्या है, दर्जी ही डॉक्टर है। दर्जी क्या है, डॉक्टर है। और डॉक्टर होशियार नहीं है तो दर्जी भी होशियार नहीं होगा, क्योंकि एक ही चीज है, दोनों ही एक व्यक्ति है। वो डॉक्टर भी है वही दर्जी है, वो होशियार नहीं है तो नहीं है, तो ये दोनों ही होशियार नहीं होंगे। यानी कि पहला निष्कर्ष आपके क्या है, गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कुछ दर्जी चिकित्सक है, हाँ जैसे 5 दर्जी चिकित्सक है वही 5 ही डॉक्टर है। 5 दर्जी है वही 5 डॉक्टर है। 10 है तो 10 है तो मान लेना है। यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन एकदम सही है और सारे फेल है। समझ गए होंगे, क्वेश्चन पर थोड़ा जोर देना है और आप कर पाएंगे। दूसरा देखिए क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 35 छात्रों की कक्षा में जोया नीचे से 7वें स्थान पर आती है, जबकि सोनिया ऊपर से 9वें स्थान पर आती है। शाह को दोनों के बीच में रखा जाता है। जोया से शाह यानी कि शाह से जोया का स्थान बताइए, बता देंगे। देखिए ऊपर से नीचे का है ना, तो मैं इसे ऊपर मान रहा हूँ, और जो यहाँ लाइन मैंने खींची है ये नीचे मान रहा हूँ, है ना, समझ गए होंगे आप। तो मैं यहाँ से एक कर रहा हूँ, ये ऊपर है और ये नीचे है। टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल 35 बच्चे हैं। अब है ना जोया नीचे से 7वें स्थान पर है, नीचे यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ आपका है जोया, और वो कितने नंबर पर है,
ये है आपका जोया 7वें नंबर पर। जोया कितने नंबर पर? 7वें नंबर पर। ये तो मैंने इधर से गिना है। अब कह रहा है सोनिया ऊपर से 9वें स्थान पर, ऊपर यानी कि इधर से 9वें, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ आपका कौन है? तो यहाँ आपका 9वें नंबर पर कौन है? सोनिया है, वो 9वें नंबर पर है। ये इधर से 9वें नंबर पर आया है। अब इन दोनों के बीच में साग को रखा जाता है। अब देखिए इन दोनों के बीच में कितनी जगह रहेगी, कितने बच्चे और बैठेंगे, वो आपको देखना है। तो टोटल 35 बच्चे हैं। यहाँ तक 9 बच्चे हो गए और इधर से देखिए तो यहाँ तक 7 बच्चे हो गए, यानी कि कितने बच्चे बैठ गए? तो आप कहेंगे 16 बच्चे बैठ गए। अब कितने बच्चे बाकी है? तो आप कहेंगे 19 बच्चे बाकी है। और जब किसी को 19 में बीच में बिठाना है, यानी कि 19 बच्चों में एक को बीच में बिठाना है, तो इधर कितने रखेंगे, इधर कितने रखेंगे? तो आप कहेंगे 9 इधर रखेंगे, 9 इधर रखेंगे, यानी कि 18 और एक बीच वाला 19 हो जाएगा ना। तो अब आपको कहना है कि इधर से 9 बच्चे बाद, यानी कि यहाँ से 9 बच्चे बाद यहाँ बैठेगा 7। मैं अलग पेन से लिखता हूँ एक बार, ये देखिए, समझ रहे होंगे। अब यहाँ से आप 9 बच्चे, इस बच्चे से 9 बच्चे बाद और इधर से भी 9 बच्चे बाद गिनेंगे, तो आपके 9 बच्चे बाद यहाँ बैठेगा, वो बैठेगा सा है। सा को मैं एस लिख रहा हूँ। ये आपकी 9 बच्चे बाद बैठा है। तो कितने नंबर पर आ गया? इधर से देखें तो 9, यानी कि ये 7वें नंबर पर है। 7 से 9 और जोड़ दीजिए तो आप कहेंगे कितने नंबर पर? तो आप कहेंगे 16वें नंबर पर आएगा, है ना। और इधर से आप 9 बच्चे बाद बैठेगा, समझ रहे हो ना। 9 बच्चे बाद यानी कि 10वें नंबर पर बैठेगा ये, इससे 10वें नंबर पर, यानी कि 7 से 10 यानी कि 17वें नंबर पर इधर से बैठ गया। और इधर से आपकी ये 9 नंबर पर है। 9 के बाद 9 और जोड़ दीजिए 18, यानी कि ये यहाँ से बैठेगा 19वें नंबर पर। तो आपसे पूछा है जोया से कितने स्थान बाद? जोया से आपके 10वें स्थान बाद बैठा है। और इससे कितने स्थान बाद? इससे आपकी, समझ गए होंगे कितने नंबर पूछा है, तो आपको कहना है 17 नंबर पर बैठा है। तो आप सभी समझ पाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी में जरूर कीजिए। टाइम लग रहा है ऐसे क्वेश्चन में, रीजनिंग में, तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन बड़े नहीं है, थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। ये क्वेश्चन देखिए एकदम टॉप लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पहले तो देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड में ड्राइविंग को ऐसे लिखा है, तो फैक्ट्री को कैसे लिखेंगे? पहले तो हम देख लेते हैं ड्राइविंग को लिखा कैसे है। ड्राइविंग ये स्पेलिंग होती है, और ड्राइविंग की स्पेलिंग यदि ये गलत दे तो भी आपको गलत वाली स्पेलिंग माननी है। तो यहाँ ड्राइविंग लिखा है, इसको इसने लिख दिया है IPKXKTF। अब देखिए ये क्या किया इसने किया है D को F बनाया है, R को T बनाया है। समझ रहे हो ना कैसे बनाया है? यानी कि यहाँ से जो है उसके एक शब्द छोड़कर, यानी कि D के बाद जो E आता है, E को छोड़कर F लिखा है, वो F लास्ट में लिखा है। आर के बाद एस आता है, लेकिन एस को छोड़ के टी लिखा है, वो लास्ट में लिखा है। आई के बाद जे को छोड़ के के लिखा है इसने। यू का इसने क्या लिखा है? यू का इधर ही लिखेगा ना। तो यू का आपकी वी और डब्ल्यू दो छोड़ के लिखे हैं, समझ रहे हो ना। फिर आई का के लिखा है, ये वी है ना, वी का बाद में डब्ल्यू छोड़ के एक्स लिखा है, और आई का के लिख दिया, मैंने बता दिया आपको। आर का अब यहां हो गया ना, ये इसका आई का है, और ये एन का पी कैसे लिखा है, ओ छोड़ के, और जी का देखिए एच छोड़ के आई लिखा है, यानी कि आगे पीछे किया है लेटर। तो यदि हमें इसे आपकी सीक्वेंस बनानी है तो हम क्या करेंगे, हम कह सकते हैं कि आप फैक्ट्री की बनानी है हमें, फैक्ट्री FACTORY। तो पहले हम एफ की लिखेंगे, वो लास्ट में लिखेंगे। कितने लेटर आएंगे आप लाइनें लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर। एफ की क्या आएगी, जी को छोड़ के हमें एच लिखना है, तो ये मैंने लिख दिया एच। ए का हमें बी छोड़ के सी लिखना है, वो भी पीछे से सी लिख दिया। सी का हमें डी छोड़ के ई लिखना है, और मैं ये यहाँ ई लिख रहा हूँ, ये ई लिख दिया। फिर टी का लिखना है यू छोड़ के वी। ओ का क्या लिखना है, ओ का देखिए पी छोड़ के क्यू। आर का क्या लिखना है, एस छोड़ के टी। और वाई का क्या लिखना है, जेड छोड़ के, जेड के बाद आता है ए लिखना है। ATQVECH ऐसे बनेगी। बहुत ही अच्छा टॉप लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आने चाहिए, बच्चे कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी क्वेश्चन को की प्रैक्टिस कीजिए और आगे बढ़ते हैं। आप देखिए आगे क्वेश्चन है, 8 शिक्षक है ABCDEFGH के अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं और वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। तो देखिए ये आप मैं बना रहा हूँ,
मेज, और ये रहा इसका केंद्र। और 8 बैठे हैं तो 8 लाइनें खींच देते हैं, 1 2 3 4 5 5 6 7, और एक मैं कहीं यहाँ बिठा देता हूँ 8। अब इनका मुंह किधर है, केंद्र की ओर है, यानी कि इधर मैं तीर कर देता हूँ, ये रहा केंद्र की ओर इनका मुंह। ये देखिए 8 हो गए ना। अब कह रहा है जरूरी नहीं इसी क्रम में, यानी कि लाइन वाइज नहीं बैठे, ये कह रहा है एफ है वो सी के राइट से तीसरे स्थान पर है, तो हम यहाँ बना लेते हैं एक सी, सी यहाँ बना लेते हैं। एफ है वो सी के दाईं ओर, ये इधर मुंह करके बैठा है, इसका राइट इधर होगा, समझ रहे ना। तो यहाँ आपके तीसरे स्थान पर बैठा है, 1 2 3, यहाँ बैठा है आपका एफ, ये वाला जो तीर है ना इस पे बैठा है आपका एफ। फिर कह रहा है एच है वह सी के लेफ्ट साइड में तीसरे स्थान पर है, ये सी है, इसका 1 2 3, यहाँ बैठा है आपका एच, ये तो आप समझ गए होंगे। अब कह रहा है कि डी है ना, सी और एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, डी न तो सी के पास में बैठा है न एच के पास में बैठा है, तो ये आप यहाँ हम डी को बिठा सकते हैं, क्योंकि एफ इस लाइन पे बैठा है, यहाँ डी बैठ सकता है, न तो सी के पास में आएगा और न ही एच के पास में इधर आएगा, समझ रहे ना। तो ये आपकी यहाँ एफ के पास में बैठ गया। ई है वह ए के तुरंत राइट ओर है, न तो हमने ई बनाया न ए बनाया, एक बार छोड़ देते हैं। जी है, जी है वो आपकी क्या है, ए के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, हम बनाते हैं पहले तो ई, ई आपकी क्या बैठा है, तुरंत राइट साइड बैठा है, तो हम इसे ई बना देते हैं इसे, और यहाँ बना देते हैं ए के राइट साइड आ गया। और आपका कह रहा है कि जी है वह ए के लेफ्ट साइड में दूसरे स्थान पर है, तो ये देखिए ए का लेफ्ट इधर होगा, तो एक वे पर एच है, दूसरे पर यहाँ आपकी जी आ सकता है, ये जगह खाली पड़ी है, तो यहाँ आपके जी आ गया। अब कह रहा है ई के राइट और तीसरे स्थान पर कौन है, ये रहा ई, इसके राइट और तीसरे स्थान पर 1 2 ये 3, यानी कि डी आएगा, ये रहा आंसर। आप कहेंगे सर यहाँ खाली जगह है, यहाँ कौन आएगा, तो यहाँ आपके वो आएगा ए बी सी डी ई एफ जी है ना, तो इसमें हमने बी नहीं लिखा है, तो बी यहाँ बैठ सकता है, और तो क्या है, बस यही आपको ध्यान रखना है। बस क्वेश्चन जो पूछा था उसका आंसर हमने अच्छे से दे दिया है एक्सप्लेन करके। आगे क्वेश्चन है कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, यहाँ वाला गायब है, उस लुप्त पद को जानिए। अब देखिए हमें दे रखा है एम एन आर, तो हम समझ रहे हैं कि क्या बना रखा है, मैं थोड़ा जूम करके आपको बता दूं, ये क्वेश्चन गायब कर देते हैं, बस ऑप्शन रहेंगे और ये वाला रहेगा। अब देखिए इसे कर देते हैं, मैं आपको समझाऊं तो एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, यानी कि आगे वाले दो जोड़े दे रखे हैं, तो एस टी के बाद क्या आएगा यू और वी, यू वी जहां भी ऑप्शन में दिख रहे वो इसका आंसर होगा पहले तो। फिर क्या है आर यू, ये ऐसे करके इन्होंने जोड़े बनाए हैं, तो पहले वाले जोड़े से पहचान सकते हैं, है ना। पहले वाले जोड़े से आंसर तो आ रहा है, लेकिन यहां से अगला भी देख लेते ना, तो आर का यू बनाए एस और टी को छोड़ के, यू का एक्स बनाए वी और डब्ल्यू छोड़ के, और एक्स का ए बनाए वाई और जेड छोड़ के, वाई और जेड छोड़ने के बाद ए आता है, और ए का हमें क्या बनाना है, तो हम कहेंगे बी और सी छोड़ के डी लिखेंगे, तो यू वी डी आ गया पहले ऑप्शन में। अब अगला भी देख लेते हैं, एम का पी कैसे बनाए, तो एम के बाद एन ओ आता है दो छोड़ के, फिर यहाँ भी दो छोड़े यहाँ भी दो छोड़े, तो हमें अब वी के आगे दो छोड़ना है, तो डब्ल्यू एक्स छोड़ के हम लिखेंगे वाई, तो ये रहा आपकी डी वाई, समझ गए होंगे ऑप्शन में यू वी डी वाई इसका आंसर आएगा, ये रहा आपकी ऑप्शन नंबर ए। कर पाएंगे आप, प्रैक्टिस कीजिए, रफ कॉपी और पेन पास में लेके बैठेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपके भी चुटकियों का खेल है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा पढ़ना है, फिर आंसर आपके सामने होगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक समस्या में एक प्रश्न और दो कथन है, x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए समस्या है आपकी x - 5 बराबर 12, यदि इससे हम x की वैल्यू निकालते हैं तो x बराबर क्या आएगा, ये माइनस का 5 है, उधर जाके हो जाएगा +5, यानी कि x की वैल्यू आएगी आपकी 17। पहले वाली समीकरण से x की वैल्यू 17 आ रही है। दूसरा x स्क्वायर बराबर 16, यानी कि x का स्क्वायर 16 है, तो x का अंडर रूट निकालेंगे तो आएगा 4, यानी कि दोनों में x की वैल्यू आ रही है अलग अलग। मैं अब थोड़ा ऑप्शन आपके सामने रखता हूं और यहाँ लिखता हूँ वैल्यू। पहली वाली समीकरण कह रही है x बराबर आपके है 17, और दूसरी वाली वैल्यू आपकी कह रही है x बराबर है
4 के। तो आप देखिए क्या है, यदि प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके दिया जा सकता है, लेकिन किसी एक कथन से अकेले नहीं, यानी कि दोनों कथनों को आप मिलाएंगे तो आंसर आएगा, लेकिन नहीं आए, लेकिन एक इससे नहीं आ रहा है, ये बात गलत है। क्योंकि यदि हम एक का आंसर क्वेश्चन को पकड़ते हैं तब तो आंसर आ रहा है, पहले को पकड़ेंगे तो 17 आएगा, दूसरे को पकड़ेंगे तो 4 आएगा, लेकिन दोनों को पकड़ रहे हैं ना, तो फिर आंसर आपके अलग अलग आ रहे हैं, तो ये आपके कथन गलत हो गया। दूसरा कह रहे हैं, यदि प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का उपयोग एक साथ करने पर भी नहीं दिया जा सकता, दोनों को एक साथ करने पर भी नहीं दिया जा सकता, यानी कि दोनों को एक साथ करते हैं तो भी नहीं दिया जा सकता, अलग अलग भी नहीं दिया जा सकता, ये दोनों कह रहे हैं, तो ये भी गलत है। एक साथ नहीं दिया जा सकता लेकिन अलग अलग करने पर दिया जा रहा है, तो ये आपका कथन गलत हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि प्रश्न का उत्तर एक और दो में से किसी एक अकेले का उपयोग करके दिया जा सकता है। और तीसरा कह रहे हैं, यदि प्रश्न का उत्तर किसी एक कथन का उपयोग करके दिया जा सकता है लेकिन दूसरे का उपयोग करने पर उत्तर गलत दिया जाता है। यानी कि मान लेते हैं कि हम पहले को पकड़ते हैं और आंसर कर देते हैं, सही बात है, लेकिन दूसरे को पकड़ते हैं तो पहले वाला आंसर गलत हो रहा है, तो ये बात ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 में पूरा एक्सप्लेनेशन किया जो हमें चाहिए, वो ऑप्शन नंबर 3 में है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 को हटा दे तो 4 वाला भी राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए नीचे दी गई तालिका में 5 वर्षों की कंपनी के कार्यों को दिनों की संख्या के रूप में लिखा है। तो देखिए कंपनी है, ये वर्ष है, वर्ष ABCDEFG 5 वर्ष है, और पांचों वर्ष में कार्य के दिन है, पहले वर्ष में 50 दिन काम किया, दूसरे में 150, 75, 2500 ऐसे दिनों में काम किया है। अब इसने नीचे क्वेश्चन पूछा है, यदि वर्ष D और E में कार्य के दिनों की संख्या की औसत निकालिए। अब देखिए यदि किसी को औसत का निकालना है तो औसत में आता है संख्याओं का योग बट्टे संख्या कितनी है, 1 2 है, 2 वर्षों का पूछ रहे हैं ना, D और E 2 ही वर्षों का पूछ रहे हैं, तो 2 का भाग देना है, बराबर आपके आ जाता है औसत। तो D और E में इसने टोटल क्या हम किया है, 25 प्लस 100 यानी कि 125, और 125 में 2 का भाग देते हैं तो क्या आता है आपकी 6 2.5, ये रहा ऑप्शन नंबर ए 62.5। तो ऐसे आप कर पाएंगे, एवरेज का क्वेश्चन भी अच्छा था, और ऐसे क्वेश्चन मार्क में आने चाहिए थे लेकिन नहीं आए। आगे देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, ये वाला ज्ञात करना है। आपके दे रखा है 30, फिर 61, फिर 123। तो देखिए सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, 30 का 2 गुना करके 1 जोड़ दिया, 61 का 2 गुना करके 1 जोड़ दिया, 123 का 2 गुना करके 1 जोड़ दिया, फिर 249 का 2 गुना करके 1 जोड़ दिया, हमें भी 495 का 2 गुना करके 1 जोड़ना है, 495 का 2 गुना करके हमें 1 जोड़ना है, तो 2 गुना करेंगे तो आपके आ जाएगा 990, और 1 जोड़ेंगे तो आपकी 991, ये वाला राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में आने चाहिए, और मार्क प्री में आते तो बहुत सारे बच्चों के सिलेक्शन हो जाते, क्योंकि बच्चों ने एडवांस में बहुत अच्छा हाई स्कोर किया था, लेकिन क्या हुआ ना, प्री एग्जाम में कुछ बच्चों की मिस्टेक रही है, यानी कि मिस्टेक तो बच्चों की नहीं है, क्वेश्चन आने चाहिए थे एवरेज के, ट्रेन के, चाल दूरी के, नाव स्ट्रीम के, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आने होते हैं, लेकिन मार्क वालों ने दिए ही नहीं, पता नहीं प्री में बच्चों के साथ खिलवाड़ कर लिया, और मेंस बहुत अच्छा गया था बच्चों का, तो अब देखते हैं रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। आगे है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चुनाव कीजिए, ये आपके है, और इसका आपको ऑप्शन इसका सेलेक्ट करना है। QRLJ, QRLJ, फिर आपके दे रखा है PPIJ, जैसे इसका ये हो गया ना, तो इसका क्या होगा ये पूछ रहा है, तो सिंपल है हम कर देंगे QR, तो एक एक हम कह सकते हैं, 1 माइनस हुआ है पहले, फिर 2 माइनस हुए हैं, फिर 3 माइनस हुए हैं, फिर आपकी 4 माइनस हुए होंगे, तो हम देख सकते हैं एक बार, Q का लिखा है इसने P, तो एक क्या किया इसने माइनस किया है, फिर हम लिखते हैं R का, तो R के क्या आता है PQR, तो हम इसने 2 माइनस किया है, फिर आपका इसने लिखा है L का C लिखा है, L का क्या लिखा है I, L का ये रहा I लिखा है, तो देखिए I के बाद JKL यानी कि 3 पीछे गया है, फिर आप J का इसने लिखा है F, तो F के बाद GHIJ,
यानी कि 4 पीछे गया है, तो समझ रहे ना। तो इसमें आपको करना है f का क्या लिखेंगे आप, f का 1 माइनस करेंगे, f का 1 माइनस करेंगे e आएगा। फिर आपके c का 2 माइनस यानी कि a आएगा, c का 2 पीछे चलते हैं a आएगा, d का 3 पीछे चलते हैं a आएगा, और y का आपको 4 पीछे चलना है। तो w के बाद u आपकी u v w x, ये आपके y, तो ये वाला u वाला आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। और लास्ट का क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट का होगा आई थिंक। 10 क्वेश्चन आते हैं। अक्षरों में एक बनी स्ट्रिंग है, यदि बाएं छोर से पहले 7 अक्षरों को उलट दिया जाए फिर नवगठित में 22वें नंबर पर कौन होगा। यानी कि हमें 7 को चेंज करना है। गिन लीजिए, लेफ्ट से पूछ रहा है, लेफ्ट से। तो क्या कह रहा है ये कि यदि बाएं ओर से, तो इसमें बायां ओर कौन सा है पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा ना। हमारे लेफ्ट साइड से करेंगे, हमारे, चलिए इधर से करते हैं लेफ्ट साइड से। तो हम कहते हैं बाईं ओर से 7 को उलट देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 को उलट देते हैं। तो इसकी जगह आएगा आई, इसकी जगह आ जाएगा आर, क्योंकि ये आई यहाँ आ जाएगा, आर यहाँ आ जाएगा, फिर आपकी यहाँ वाई आ जाएगा, इसकी जगह आई रहेगा, ये सेम, ये आई इधर चला जाएगा, और ये वाला वाई है वो आर की जगह चला जाएगा, और ये वाला डब्ल्यू है इसकी आई की जगह चला जाएगा। अब कह रहा है कि फिर नवगठित स्ट्रिंग स्ट्रिंग में राइट साइड से 22वें नंबर पर, इधर से 22 गिनना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, आई थिंक से आई आएगा। और लेकिन इसने वाई आंसर में दे रखा है, तो एक बार फिर से कोशिश कर देते हैं क्वेश्चन को करने की। आई थिंक इधर से 7 को उलट देते हैं, तो क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपकी यहाँ है, तो ये आ जाएगा डब्लू डब्लू, फिर आपकी आर, फिर वाई आर आई, और ये आर। अब देखिए 22वें नंबर पर, तो 22वें नंबर पर तो इधर से देखेंगे तो ये आपके रहेगा 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ से गिनना पड़ेगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तो ये वाई आ रहा है। तो आई थिंक ये वाला इन्होंने राइट लेफ्ट क्या माना है, इधर से तो इन्होंने राइट माना है और इधर से लेफ्ट माना है, तो ये आपको समझ लेना है। लेकिन राइट लेफ्ट देखने के लिए इनके मुंह की दिशा देखनी होती है कि इन्होंने मुंह किस तरफ कर रखा है, क्योंकि इधर मुंह कर रखा होगा ऊपर की तरफ तो ये राइट हो जाएगा, और इधर मुंह कर रखा होगा तो ये आपके लेफ्ट हो जाएगा। तो यही थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्वेश्चन में बताना पड़ता है, फिर आपकी आंसर राइट निकाल पाते हैं। और नॉन टेक में पहला सब्जेक्ट है जनरल इंग्लिश, जो आपके भी आना है। जनरल इंग्लिश, इसमें पूछा गया है पहला क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। अब देखिए प्रीपोजिशन आपको सिलेक्ट करना है, तो 4-5 जो प्रीपोजिशन दे रखे हैं इनके मीनिंग पता होनी चाहिए। विद का मतलब होता है साथ, ऑफ टू, अप टू, इनटू यानी कि किसी के अंदर घुसना, तो ये आपको मतलब सबके पता होने चाहिए। यहाँ देखिए कंडीशन के अकॉर्डिंग आता है, इनटू जब कोई व्यक्ति या फिर कोई जानवर नदी के अंदर छलांग मारता है तो उसके लिए इनटू लगा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, बीइंग रॉन्ग ओपन्स अस द पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज, यानी कि बीइंग रॉन्ग ओपन्स अस द पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज, तो यहाँ अप टू आएगा। कंडीशन देख लीजिए। और जनरल इंग्लिश का कोर्स भी लॉन्च कर रखा है, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल ऐप डाउनलोड आप कर सकते हैं, वहाँ भी आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। लिंक दे रखा है सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक बार जरूर चेक कर लीजिए। चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड, यानी कि ये आपको दे रखा है, और जब भी सेम की बात करें तो वो बात करता है सिनोनियम की, सिनोनियम्स आपको पता होंगे, उसकी बात करता है। ये आपके दे रखा है अब्रेवेट, इसका मतलब होता है संक्षिप्त करना या किसी चीज को छोटा करना, संक्षिप्त करना। और फिर ये दे रखा है आपकी कर्टल, कर्टल का मतलब होता है घटाना या छोटा करना। सारों के मतलब मैं आपको एक बार बता देता हूँ। साइकोफेट, इसका मतलब होता है चापलूस। ऐसे करके आप सारों के मतलब देख लीजिए, आपके एग्जाम में कोई भी आ सकता है, किसी का भी सिनोनिम एंटोनिम आ सकता है। सिनोनिम एंटोनिम कोई सिलेबस इनका होता नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन उठाकर पूछा जा सकता है। फिर आपको एक सिनोनिम और पूछा है, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड।
यानी कि जो दे रखा है इसका सेम होना चाहिए, यानी कि सिनोनियम की बात कर रहा है। तो इसमें आपकी दे रखा है एडिकेट। एडिकेट ये होता है आपकी, ध्यान रख लीजिए इसका मीनिंग और इसका आंसर दोनों आपको पता होना चाहिए, या फिर आप इन सब के मीनिंग जानते हैं ना तो इसका उल्टा होगा, तो आप समझ सकते हैं। तो एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग करना, किसी चीज़ का त्याग करना एब्डिकेट, या फिर सीड का मतलब होता है सौंपना। तो ये एक ही बात है, यानी कि सिनोनियम आप कह सकते हैं, इसलिए इन्होंने ऑप्शन नंबर बी किया है। एंटोनियम सिनोनियम पर भी आप डिटेल से देख सकते हैं, कंप्लीट आपको कहीं भी एंटोनियम सिनोनियम मिल जाएंगी, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ ए सेट। तो आप इसे कंप्लीट पढ़ें। इस क्वेश्चन में कहा गया है आपको 4 दे रखे हैं वाक्य, सेंटेंस। इन चारों को आपको सेट करना है, यानी कि लाइन वाइज सेट करना है और एक ऑप्शन सेट करना है। जैसे कि पी क्यू आर एस में से कौन सा होगा, पहले कौन सा आना चाहिए, ऐसे करके आपको आंसर देना है। तो देखिए पहले मैं बता दूं, वही आता है जिसमें इट प्रोनाउन का यूज नहीं होता है ना, वो पहले आता है। तो देखिए अब इसमें दिस आ गया, नाउन प्रोनाउन यूज हुआ है। इसमें इट इज यानी कि प्रोनाउन यूज हुआ है। फर्दर यानी कि आगे, यानी कि ये भी नहीं होगा। अब देखिए पहले वही सेंटेंस आता है जिसमें आपकी नाउन दे रखा हो है ना। तो इसमें देखिए क्या है, द वर्ल्ड बैंक estimates that 80% of global GDP is produced in urban areas। तो ये आपके दे रखी है ऑप्शन नंबर पहला क्यों आएगा, क्योंकि इसमें नाउन है। कहीं भी किसी भी बात को शुरू करते हैं तो नाउन से उसकी शुरुआत की जाती है, फिर आगे जितने भी सेंटेंस बनते हैं उसमें प्रोनाउन आ जाता है। अगला है दिस रिजल्ट इज हायर इनकम कंजप्शंस एंड एसोसिएटेड लेवल ऑफ इमिशंस। और तीसरी लाइन है इट इज सर्टेन दैट द कंसिडरेबल शेयर ऑफ ग्लोबल कार्बन बजट विल बी यूज्ड अप फॉर बिल्डिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर्स पार्टिकुलरली इन फास्ट ग्रोविंग सिटीज। और आगे ये चौथी लाइन है, आप इसे जरूर पढ़ सकते हैं। यानी कि इन तीनों लाइनों को आपको पढ़ना था और बताना था कि पहले कौन सी आएगी, फिर दूसरी कौन सी आएगी, फिर आपकी आगे कौन सी आएगी। तो इसमें आएगा QPRS। क्वेश्चन नंबर 5 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द गिवन ब्लैंक। वंस बॉय केम रनिंग इन फ्रॉम प्ले एंड आस्क्ड मदर दैट व्हाट इज मिल्क। तो इसमें सिंपल सा आपको आर्टिकल सेलेक्ट करना है, ऑप्शन देख के आप पहचान सकते हैं। दे आता है किसी स्पेशल के लिए, स्पेशल चीज के लिए। दूसरा नो आर्टिकल, इसके भी मैंने रूल लिखवा रखे हैं, नो आर्टिकल कब आता है तो आप एक बार वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एन आएगा जब किसी इस खाली जगह के बाद वाली वर्ड का उच्चारण यानी कि जो प्रोनाउंसिएशन है वो होता है आपकी वोवल्स के रूप में, तब आता है। और ए आता है सिंपली जब कॉन्सोनेंट के रूप में इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, तब ए आता है। तो बॉय के लिए ए आएगा, सिंपली आपको पता है, इसे तो बिना पढ़ी आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू गिव इन द ब्लैंक। ए किंग वाज मेड टू नील एट द फीट ऑफ ब्राह्मण। तो ये भी सिंपल है, आर्टिकल का क्वेश्चन पूछा गया है, फीट ऑफ ए ब्राह्मण। आगे आपके सामने क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर है आपकी 7। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। फिर से प्रीपोजिशन आया है तो आप कहेंगे इफ सी डज नॉट रिप्लाई। इफ सी डज नॉट रिप्लाई हर ड्राइविंग स्किल इज ए सोर्स ऑफ हर सेल्फ वर्थ इट विल नॉट इफेक्ट हर सेल्फ स्टीम। इसमें आपको दे रखा है प्रीपोजिशन भरना है। तो इफ सी डज नॉट रिप्लाई ऑन हर ड्राइविंग स्किल, यानी कि वो अपने ड्राइविंग स्किल पर कोई रिप्लाई नहीं करती हैं। इनका मतलब होता है में, ओन का मतलब होता है पर, एट होता है यानी कि किसी समय से पहले लगता है, और अवर आपकी अवर का मतलब होता है किसी के बाद या खत्म होने के बाद। तो ये आप ध्यान रखते हैं, ओन यानी कि वह अपनी ड्राइविंग स्किल पर कोई रिप्लाई नहीं कर रही है। फिर आगे क्वेश्चन दे रखा है बड़ा सा पैराग्राफ, इसे पढ़ के आंसर देना था। तो ये क्वेश्चन आसान होते हैं, कोई भी इसे कर सकता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या आया है, विच वर्ड मीन्स देयर द सेम, यानी कि इसका सिनोनियम पूछा है। और सिनोनियम का क्वेश्चन आ जाए चाहे पैराग्राफ से कहीं कहीं से, ये आपके लिए डिफिकल्टी होता है क्योंकि इसमें एक प्रकार का तुक्का मारने वाली बात होती है।
तो आपको पूछा है इनोर्मस का सिनोनियम या सेम एज वर्ड सिनोनियम इनोर्मस का, तो ये होता है आपकी, इसका मतलब होता है विशाल या फिर बड़ा, विशाल या बड़ा। और ये आपको दे रखा है कोलासल। कोलासल का मतलब ये होता है आपकी विशाल, बड़ा, प्रचंड, ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका इसका सिनोनियम है। सिनोनियम के क्वेश्चन एक से ज़्यादा नहीं आने चाहिए, वरना ये आपकी मेरिट को डाउन करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कि सही नहीं है, ये आपको देखना है। तो आपको यहाँ देखना है हनीज एडवेंचर्स आर नॉट वैल्यूड बाय पीपल। अब इसमें देखिए पूरा आपको पैराग्राफ पढ़ना है और उसमें ये लाइन आपको मिल जाएगी कि कौन सी सही नहीं है। हनी के जो एडवेंचर है वो वैल्यूड नहीं है पीपल के लिए, यानी कि आदमियों के लिए, तो ये आपके सही मिल जाएगा क्योंकि ये आपकी करेक्ट सेंटेंस नहीं है। ये तीनों आपके पैराग्राफ में दे रखे हैं लेकिन ये नहीं दे रखा, पैराग्राफ पढ़ के आप जल्दी से इसका आंसर निकाल पाएंगे। फिर एक पैराग्राफ आया है, उसमें कहा है चूज द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। तो ये आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये किसके बारे में बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी है हनी ए वंडरफुल क्रिएशन। हनी की बात कर रहा है, हनी आपकी एक वंडरफुल क्रिएशन है, शहद की बात की जा रही है, तो ये आप इसे पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल यानी कि जो आपकी इंग्लिश का पार्ट था वो यहाँ कंप्लीट होता है। रीजनिंग के पार्ट की अगले वीडियो में बात करेंगे, तो पार्ट 1 2 के लिए भी सब्सक्राइब करके रखें। रीजनिंग है, उसके बाद मैथ है, और ये आपकी टोटल मैथ के भी यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। फिर जनरल अवेयरनेस है, तो कंप्लीट इस वीडियो में करवाएंगे आगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और प्रीवियस प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिए। डीआरडीओ के लिए जो क्लासेज लगाई थी उसमें आपको कंप्लीट मिल जाएगी। साथ ही आप पीडीएफ ले सकते हैं, टेलीग्राम पर हमारी पीडीएफ मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।